हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर। और हम कर रहे थे आपके स्कूल योग्यता टेस्ट सीरीज के प्रथम प्रश्न पत्र जीके के पेपरों का एनालिसिस। और आज हम करने जा रहे हैं आपकी फाइनल टेस्ट ए का एनालिसिस, यानी कि अब आपके एग्जाम से पहले एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं। पहले हमने किए थे जो आपके 19 टेस्ट किए थे पहले, जिनमें से आपके 15 तो कैसे थे आपके माइनर टेस्ट थे, और 3 टेस्ट कैसे थे आपके, 3 थे आपके मेजर टेस्ट, और आपके अब फाइनल टेस्ट बचा, यानी 18 टेस्ट पहले कर चुके थे और अब आपका 3 फाइनल टेस्ट है, और इसके अलावा एक आपका प्री एग्जाम है, यानी 4 आपके एग्जाम से पहले 4 इससे एग्जाम हो जाएगी, यानी 4 पेपर आपको ऐसे मिल जाएंगे यहाँ पर कि आपके एग्जाम से पहले आपको पूरा मटेरियल पूरे सिलेबस के 4 टेस्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, हमने पहले की जो टेस्ट होते हैं उनमें बहुत ही शानदार अच्छे से एनालिसिस किया था, प्रत्येक ऑप्शन को समझाते हुए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को साथ में लेते हुए, हर चीज़ को समझते हुए, हर क्वेश्चन को, हर पॉइंट व्यू को एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए हर क्वेश्चन को ऐसे समझाया कि प्रत्येक क्वेश्चन से यदि क्वेश्चन वहाँ से उड़ता है, उस टॉपिक से उड़ता है, तो उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। दूसरी चीज़, अब आपके पास कितना बचा, मात्र 1 मंथ बचा है। तो 1 मंथ में आपको हम जैसे कोचिंग करते हैं तब हमें बोला जाता है कि आप प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन निकालो। तो प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन 1 मंथ में यही होता है कि आप प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन निकालते हो तो आपको पता चलता है कि कौन से टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है, किस ऑप्शन से वापस रिपीट क्वेश्चन हुआ है, किस लेवल का क्वेश्चन आ रहा है, कौन से टॉपिक को ज़्यादा बार बार आरपीसी ने रिवाइज किया है। इससे का अनुभव आपको प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन निकालोगे तभी पता चलेगा, इसलिए आपको बार बार बोला जाता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकाला करो। प्रीवियस ईयर के पूरे पेपर आपको 1 महीने के अंदर कवर करने, पूरे पेपर देखने हैं आपको। जितने भी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अब तक फर्स्ट ग्रेड के पेपर हो चुके हैं, उन पूरे पेपरों को आपको एनालिसिस करना है। साथ में आपके कलाम पेपरों को भी एनालिसिस करना है, क्योंकि पूरे जो क्वेश्चन है आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, कलाम के पेपर भी, यानी विभिन्न एग्जामों में पूछे हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। प्रत्येक ऑप्शन आपका प्रत्येक टॉपिक को कवर करवाता है। यह आपकी कलाम की स्ट्रेटेजी थी, बहुत ही अच्छा शानदार टेस्ट सीरीज थी जो आपने देखा ही होगा। अभी भी जिन दोस्तों ने अभी तक पेपर एनालिसिस नहीं देखे, यानी जो पेपर करवाए हमने 21 टेस्ट करवाएंगे, 21 सर एक ये वाला 22 टेस्ट करवाएंगे टोटल। तो इन 22 टेस्टों के मान आप देख सकते हो, आप 75 इंटू गुणा करके कितने क्वेश्चन होते हैं, फिर आपको प्रत्येक क्वेश्चन यानी प्रत्येक ऑप्शन को समझा गया, यानी कितने क्वेश्चनों का आपका रिविजन करवा दिए। तो यहाँ से बाहर जाने की उठने की जो क्वेश्चन बनता है, इससे बाहर जाने के या जो मोस्ट टॉपिक थे वो सारे कवर करवाने कर सके। अभी भी आपको एग्जाम से पहले यही कवर करना है कि कौन सा टॉपिक आपका हार्ड है वो लेना है सबसे पहले। फिर आप ऐसे नहीं कि पूरा सिलेबस पढ़ने को बैठ जाओ, लास्ट मंथ में पूरा सिलेबस नहीं पढ़ा जाता है, वो आप सभी को पता है, आप अनुभवी आदमी हो क्योंकि आप फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उन टॉपिक को डिसाइड करना है जो आपको याद नहीं है। यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालते हो, यदि आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो उस टॉपिक को याद करना है कि हाँ ये टॉपिक हमारे कवर नहीं है, तो उस टॉपिक को कवर करो। साथ ही उन टॉपिकों को साथ साथ देखो कि कौन सा टॉपिक है जो हमें अभी तक याद नहीं है, उन टॉपिक को साइड में रखो। बाकी जो याद है उनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, और लास्ट टाइम में आपको उनको रीडिंग मारने की आवश्यकता है, जो रीडिंग मार सकते हो। इसके अलावा जो टफ टॉपिक है जो आपको याद नहीं है, उन टॉपिकों को आप अभी करोगे 1 महीने के अंदर, तभी आपका एग्जाम में सबसे बेस्ट स्कोर रहेगा। तो चलो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए शुरू करते हैं फाइनल टेस्ट ए का एनालिसिस। एग्जाम से पहले एग्जाम, यानी पहला आपका एग्जाम आज ऐसे समझो कि एक टेस्ट है आपका, एग्जाम पॉइंट ऑफ एग्जाम की तरह से समझो, क्योंकि पूरे सिलेबस का टेस्ट है तो आपका एग्जाम ही होगा एक तरह से। तो देखिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अभी तक आप जिन दोस्तों ने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको एनालिसिस कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताएं, या इसमें जो आगे फाइनल 2 होगा उसमें क्या सुधार किया जाए वो भी जरूर बताएं, कि ऐसा सुधार करो कि अपनी और अच्छा अनुभव हो और अच्छा नॉलेज हो, तो वो भी जरूर बताएं। साथ में वीडियो को शेयर जरूर करना। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं आपका पहला टेस्ट क्वेश्चन था आपका मैथ से शुरू होता है आपका। तो देखो मैथ का पहला क्वेश्चन क्या था आपका। मैथ का पहला क्वेश्चन था आपका, यदि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बराबर -135/8, अल्फा प्लस बीटा बराबर -3/2, तो अल्फा और बीटा किस बहुपद समीकरण के शून्य का है, ये हमें बताना था। तो देखिए हमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हमें दिया हुआ है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बराबर दिया हुआ हमें -135/8। ठीक है, दूसरा दिया हुआ हमें मूलों का योग दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया हुआ है -3/2, और अल्फा और बीटा किस बहुपद के शून्य के ये बताना है। तो देखो हमें योग दिया हुआ है तो शून्य निकालना है, बहुपद निकालना है, तो कैसे, हमें अल्फा और बीटा और याद करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, अल्फा बीटा याद करना पड़ेगा, यानी मूलों का गुणनफल याद करना पड़ेगा। कहाँ से याद करेंगे, इस वाले फॉर्मूले से याद करेंगे। देखो फॉर्मूला क्या होता है आपका, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब क्या होता है आपका, अल्फा और बीटा का होल क्यूब क्या होता है आपका, वो होता है आपका अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा कोष्टक अल्फा प्लस बीटा होता है। ठीक है, अब देखो हमें अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मान दिया हुआ है, ये रहा अल्फा प्लस बीटा का मान, ये रहा आपका, और हमें क्या आ जाएगा आपका अल्फा बीटा यहाँ से याद हो जाएगा। तो देखो आपका अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है, -3/2 का होल क्यूब बराबर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कितना दिया हुआ हमें, -135/8 प्लस 3 अल्फा बीटा, और अल्फा प्लस बीटा -3/2। ठीक है, अब देखो विषम का आता है, कैसे है विषम का, तो माइनस क्या आएगा, बाहर आएगा। ठीक है, 3 का क्यूब कितना होता है आपका 27,
कितना होता है आपका 27, और 2 का क्यूब कितना होता है आपका 8, बराबर हो जाएगा आपको माइनस का 135/8। ठीक है, अब देखो ये माइनस है यहाँ पर, तो ये माइनस तो क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। 3 तिया कितना हो जाएगा 9/2 अल्फा बीटा, ये आ जाएगा यहाँ से। तो ये आप देखो अपना क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो -27/8 है, और ये देखो आपका यहाँ पर -135/8 है, इसको इधर प्रतिस्थापित करेंगे तो क्या जाएगा +135/8 बराबर कितना हो जाएगा अपने पास, यहाँ से हो जाएगा -9/2 अल्फा बीटा। अब देखो आपका यहाँ पर 8 लघुत्तम लूंगा तो देखो 135 -27 प्लस 135 आएगा, तो 135 प्लस का -27 है, तो कितना बचेगा 135 27 के तो 108 बचेंगे, कितना बचेगा आपके 108 बचेंगे, -9/2 अल्फा बीटा। अब देखो हम 9 से काट दें इसको तो कितना हो जाएगा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 12 बार 12 9 में 108। ठीक है, 2 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा 4 बार, 4 का भाग 12 में कितनी बार जाएगा 3 बार, और ये माइनस का है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो अल्फा बीटा कितना आएगा अपने पास -3 आ गया। कितना आ गया अपने पास -3 आ गया। अब हमें क्या निकालना था, बहुपद का समीकरण निकालना था, बहुपद का समीकरण। तो बहुपद का समीकरण क्या होता है आपका, बहुपद का समीकरण होता है आपका x स्क्वायर माइनस मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, मूलों का योग गुणा x प्लस क्या होता है आपका मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल इक्वल टू 0। ठीक है, ये होता है आपका, यानी क्या हो जाएगा अपने पास, यहाँ पर हो जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा x, और प्लस क्या हो जाएगा आपका अल्फा बीटा इक्वल टू 0। तो देखो हमारे पास x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना था आपको -3/2 x प्लस अल्फा बीटा कितना है अपने पास -3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो क्या है अपने पास, x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3, और 2 लघुत्तम ले लेता हूँ साथ ही, 2x स्क्वायर प्लस 3x, और ये -3 दूनी 6, और 2 इधर 0 से गुणा होकर 0 हो जाएगा, तो अपना बहुपद आ जाएगा अपने पास क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0 आपका राइट आंसर। तो देखो आपके पास 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या आया था आपका, एक अंतरहित व पुनरावर्ती रहित दशमलव संख्या का स्वरूप है, यानी वह कौन सी संख्या है जो अंतरहित यानी उसका कोई अंत ना हो, और पुनरावर्ती रहित यानी बार बार किसी संख्या का पुनरावर्ती न हो। जैसे 3 पॉइंट कुछ माने हम, जैसे 1.12 वो तो क्या होती है आपकी पुनरावर्ती सहित होती है, पुनरावर्ती नहीं हो जैसे आपका 3.1 2 3 4 5 6 7 चलती रही अंत तक, तो ऐसी कौन सी संख्या होती है, का परिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है, काल्पनिक संख्या होती है, इनमें से कोई नहीं। तो वो संख्या होती है आपकी कौन सी, काल्पनिक संख्या, सॉरी अपरिमेय संख्या होती है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उदाहरण के लिए समझे हम, उदाहरण के लिए समझे क्या हो जाएगा आपका पाई, तो पाई का मान क्या होता है आपका 3.147 ऐसे चलता रहता है, और पाई की तो पूरी बुक है जो पाई का कोई एंड नहीं है, यानी पाई का कोई अंत नहीं है, और पाई के मानों का पुनरावर्तन नहीं होता है। तो एक अच्छा एग्जाम्पल आपका पाई अपरिमेय संख्या के समझाने के लिए ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो आपका अंत रहे तो पुनरावर्ती रहे दशमलव संख्या है। और ये आपका एक क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है उदाहरण पाई का, ठीक है, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 क्या आता है आपका, एक बेलन जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 968 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो इस बेलन की ऊंचाई क्या है। देखो हमें क्या दिया हुआ है, एक बेलन दिया हुआ, ये अपना बेलन है, ठीक है, ये अपना बेलन हो गया। इस बेलन की त्रिज्या दे रखी है यानी आर दे रखी है, कितनी दे रखी है हमें 7 सेंटीमीटर, ठीक है। ऊंचाई हमें याद करनी है, क्या याद करनी है, ऊंचाई। हमें क्या पूछा है, देखो बेलन का दे रखा है हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ये तो ये फॉर्मूले पूरे याद कर लेना आप, ठीक है। एसएसटी वालों के लिए क्या होता है, फॉर्मूले भी याद होते हैं ना, कभी कभी एग्जाम में आपके फॉर्मूले पूछे जाते हैं डायरेक्ट। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपका 2πr/h प्लस क्या होता है आपका 2πr², 2πr²। तो यहाँ से देखो यदि मैं कॉमन ले लूँ 2πr, तो क्या बचेगा आपका h प्लस r, और ये अपना संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, कितना दे रखा है हमें 968 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 968। तो यहाँ से देखो अपना कर लो 2 का मान ले लो 22/7 इंटू आर का मान कितना दे रखा है 7, प्लस क्या हो जाएगा कॉस्ट क्या हो जाएगा आपका एच प्लस आर का मान 7 बराबर 968। अब देखो यदि इसको करें तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 2 को उससे काटे तो 4 दूनी 8, 4 बार 8 दूनी 16, और 8 2 चौका 8, 2 484 बार जाएगा। फिर देखो इसको 22 से काटें तो 22 दूना 44,
बचे 4 और तारा 4 बाई दूना 44 यानी 22 आ गया अपने पास। तो यहाँ पर देखो क्या है अपने पास h + 7 बराबर कितना है आपके पास 22 आया। तो h बराबर क्या हो जाएगा आपका 22 - 7। तो h बराबर क्या हो गया 22 में से 7 गया तो कितना बचा आपकी 15 सेंटीमीटर। तो हमने h की ऊंचाई पूछी थी, ऊंचाई तो पूछी थी, तो आपका आंसर हो गया आपका 15 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर देखो 15 सेंटीमीटर कौन सी में, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर देखते हैं, चौथा क्या आता है आपका। क्वेश्चन नंबर चौथा आता है आपका, यदि ए तथा बी परमेय संख्या है, ए और बी है वो कैसी आपकी परमेय संख्या है तथा √11 - √7 अपॉन √11 + √7 बराबर दे रखा है हमें ए - बी रूट स्वतंत्र है, तो ए तथा बी क्रमानुसार मान है। तो देखो हमें ये मान दे रखा है, उसको इस रूप में बदलना है। तो कैसे बदलना, देखो हमें दे रखा है √11 - √7 अपॉन दे रखा है हमें √11 + √7 बराबर दे रखा है हमें ए - बी रूट स्वतंत्र। ठीक है, इसको इसमें बदलेंगे तो यहाँ पे देखो परमीकरण करवाऊंगा मैं इस वाले का। तो क्या होगा आपका √11 - का √7, इसका परमीकरण करवा दूँ मैं बटा आपका √11 + √7, यानी इसे गुणा करवा दूँ किसी √11 - √7 से, ऊपर नीचे √11 - का √7। ठीक है, बराबर लिख देता हूँ ए - बी रूट स्वतंत्र। ठीक है, अब देखो अपना ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका √11 - √7 का होल स्क्वायर अपन ये देखो आपका a² - b² यानी a + b a - b। कौन सा फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पर नीचे लग रहा है देखो a + b और a - b बराबर क्या होता है आपका a² - का b²। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा आपके पास √11 का स्क्वायर यानी 11 माइनस √7 का स्क्वायर 7 बराबर अपना आ जाएगा a - b रूट स्वतंत्र। अब देखो इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, ऊपर वाला लेके आएगा √11 का होल स्क्वायर 11 प्लस √7 का होल स्क्वायर 7 माइनस का 2ab, तो 2√ab करूँगा 11 7 कितना हो जाएगा आपका स्वतंत्र। ठीक है, बटा 11 में से 7 गए तो कितना बचे अपने पास, 11 में 7 गए तो कितना बचेगा आपके पास 4। ठीक है, बराबर दे रखा हमें a - b रूट स्वतंत्र। ठीक है, आप देखो आपका 11 7 कितना हो गया अपने 18 हो गए, 18 बटा 4 आ गया माइनस का 2 बटा 4 आ गया और रूट स्वतंत्र बराबर आ गया अपने पास a - b रूट स्वतंत्र। ठीक है, तो देखो ये फॉर्म बन गई ना अपने पास, कौन सी फॉर्म बन गई, ये वाली फॉर्म बन गई। इसको और काटेंगे 2 के बाद से काट दे तो 9/2 माइनस 1/2 रूट स्वतंत्र, क्योंकि 2 का पूरा भाग जा रहा है ना, तो a - b रूट स्वतंत्र। अब देखो तुलना कर लो, इसमें क्या कर लेंगे हम, तुलना करेंगे। इसमें तुलना करेंगे तो a बराबर कितना आ जाएगा अपने पास 9/2 और b बराबर कितना आ जाएगा अपने पास 1/2। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका 9/2 और 1/2। तो देखो कौन से ऑप्शन में ये ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ए और बी इसका क्रम भी याद रखना, कभी कभी बी और एक पूछ लेता है क्रमानुसार। ठीक है, तो अब मैं पूछा ए और बी, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए था आपका 9/2 और बी था आपका 1/2। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, यदि एक आंकड़े का माध्यिका और माध्य का अंतर 12 है तो बहुलक और माध्यिका का अंतर क्या होगा। तो हमें क्या बचा, देखो हमें दे रखा है हमें माध्यिका दे रखा है हमें माध्यिका माइनस माध्य यानी अंतर दे रखा कितना दे रखा हमें 12। ठीक है, और हमें पूछा क्या है बहुलक, बहुलक माइनस माध्यिका का अंतर पूछा हमें क्या होगा। तो देखो बहुलक माध्य और माध्यिका में संबंध क्या होता है आपका, संबंध को याद कर लेना क्योंकि बार बार डायरेक्ट भी पूछा जा चुका है। संबंध क्या होता है आपका, संबंध होता है आपको बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य। ठीक है, तो ये हमें क्या निकालना है, ये अपना संबंध होता है, इस संबंध को याद कर लेना क्योंकि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, डायरेक्ट भी पूछा जाता है आपका। तो यहाँ पर देखिए हमें निकालना है माध्यिका और बहुलक। तो यहाँ पर देखो माध्य का मान रख देंगे इस वाले में, जो आपका समीकरण नंबर 1 दिया हुआ है। यहाँ से देखो माध्य का मान निकालो, तो यहाँ से माध्य का मान क्या हो जाएगा, यहाँ से माध्य का मान हो जाएगा आपका, तो ये आपका माइनस का इधर जगह 12 की जगह तो प्लस का हो जाएगा, 12 इधर के माइनस हो जाएगा। तो माध्य बराबर क्या हो गया अपने पास, माध्य बराबर हो गया अपने पास माध्य का माइनस का 12। तो ये मान रख सकता हूँ मैं यहाँ पर, तो मान रखो यहाँ पर, तो मान रखेंगे क्या जाएगा अपने पास बहुलक बराबर अक्स भी लिख सकते हैं, बहुलक को अक्स बराबर 3 माध्यिका को कैपिटल M से भी प्रतीक करते हैं, लेकिन मैंने हिंदी में ले लिया तो कोई ना। 3 माध्यिका -2 माध्य कितना है अपने पास, माध्य का मान ये रहा अपने पास माध्यिका और माइनस का 12। ठीक है, आप देखो इसको गुणा करेंगे 3 माध्यिका अंदर गुणा करेंगे तो क्या जाएगा 2 माध्यिका और माइनस माइनस प्लस 12 दूना 24। आप देखो ये आपके देख कितने आपके
माइनस का 2 है, ये प्लस का 3 है, कितना बचेगा आपका 1 बचेगा, माध्य का बचेगा। और इधर क्या आपका बहुलक, ठीक है। और प्लस का कितना है आपका 24। हमें क्या पूछा था अंतर, तो अंतर क्या आ जाएगा अपने पास, देखो यहाँ से बहुलक माइनस माध्य का बराबर कितना आ गया अपने पास 24 आ गया। राइट आंसर कितना हो गया अपने पास 24 हो गया राइट आंसर। तो ऑप्शन देखो 24 कौन से ऑप्शन में है, 24 आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 5 का, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6 देखो अपना 6 क्या था आपका, देखो 6 आपका निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक दे रखा है हमें, माध्यक दे रखा है हमें 525, कितना दे रखा है हमें 525, ठीक है। बारंबारताओं का योग 100 दे रखा है, यानी जो ये बारंबारता है इनका योग कितना दे रखा है हमें 100 दे रखा है। समेसन एव ले देता हूँ, कितना दे रखा है 100। हमें पूछा एक्स और वाई का मान पूछा है, तो यहाँ पर देखो माध्यक दे रखा है, माध्य दे रखा है तो हमें सी एफ निकालना पड़ेगा, सी एफ निकालना पड़ेगा। सी एफ कैसे निकालते हैं, यहीं पर निकाल देता हूँ क्योंकि नीचे बनाएंगे दोबारा उससे अच्छा। तो 2 लिख देंगे, 2 दिया 1, ठीक है। 2 को 2 लिख दो, फिर इसको 2 आया, इसको 5 भी जोड़ दो, जोड़ते जाओ ऐसे, 2 और 5 7, ठीक है। फिर 7 को अक्ष में जोड़ेंगे तो कितना आएगा 7 प्लस एक्स, फिर कितना आ जाएगा 12 और 7 19 हो जाएंगे ना आपके, 19 प्लस एक्स, ठीक है। फिर 19 में देखो आपका इस 19 प्लस एक्स में 20 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा अपने पास 39 प्लस एक्स आ जाएगा, कितना आ जाएगा अपने पास 39 प्लस एक्स, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना। फिर आपका वाई आ गया तो कितना आ गया आपका 39 प्लस एक्स प्लस वाई आ गया, ठीक है। फिर 39 में 9 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा अपने पास, 39 में 9 जोड़ेंगे कितना आएगा आपके पास 48 प्लस एक्स प्लस वाई। थोड़ा सा इसका क्रम याद रखना, बराबर में लिखना थोड़ा, क्योंकि ये भी तो याद करना है। फिर देखो 7 जोड़ेंगे, 48 में 7 जोड़ेंगे कितना आएगा अपने पास 55। देखो एक को भूल गए हम, 17 को भूल गए, 17 को जोड़ा नहीं इसमें, जल्दी करते हैं थोड़ा ऐसे आता है, ठीक है। दोबारा करो इसको, देखो शेप याद कर रहे थे हम यहीं पर, तो पहले 2 रखो, फिर देखो 2 प्लस 5 कितना हो जाएगा आपके पास 7, ठीक है। फिर 7 प्लस एक्स आ जाएगा, 7 प्लस एक्स। फिर देखो 7 में 12 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा प्लस 19 प्लस एक्स। फिर 19 में क्या जोड़ेंगे हम 7 जोड़ दिया, 19 में क्या जोड़ेंगे हम 17 जोड़ेंगे, 17 जोड़ो इसमें तो कितना आ जाएगा पास 17 जोड़ेंगे तो हम देखो 9 और 7 16 और 2 और 3 एक 2 और 3 कितना आ जाएगा आपका 36 प्लस एक्स, ठीक है। और 36 में आप क्या जोड़ेंगे हम 20 जोड़ेंगे, 20 जोड़ो कितना आ जाएगा पास 56 प्लस एक्स। और 56 में देखो क्या जोड़ेंगे वाई, तो क्या आ जाएगा पास 56 प्लस एक्स प्लस वाई, ठीक है। और देखो 56 में क्या जोड़ेंगे हम 9 जोड़ेंगे, फिर 9 जोड़ेंगे तो 9 जोड़ो कितना आ जाएगा अपने पास 65 प्लस एक्स प्लस वाई, ठीक है। 65 में क्या जोड़ेंगे हम 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा अपने पास 65 7 जोड़ेंगे तो 72 एक्स प्लस वाई। थोड़ा सा देखो क्रम का याद रखना इसका, 72 में 4 जोड़ेंगे तो लास्ट आएगा आपका 76 प्लस एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या है अपने पास, यहाँ पर देखो जो 76 एक्स प्लस वाई है इन पारंपरिकताओं का योग के बराबर होता है, ये टोटल कितना होगा आपका 76 होगा। ये किसके बराबर दे रखा 100, तो एक समीकरण तो अपने पास यहाँ से आ जाएगी, क्या आ जाएगी अपने पास जो पारंपरिकताओं का योग कितना दे रखा है हमें 100, और टोटल कितना है अपने पारंपरिकता का योग, ये योग आ गया अपने पास कितना 76 प्लस एक्स प्लस वाई, और बराबर कितना दे रखा है हमें योग दे रखा है अपना, देखो ये दे रखा 100। तो यहाँ से देखो एक्स प्लस वाई बराबर 76 इधर प्लस का इधर माइनस आएगा, 100 में 76 जाएंगे कितना 24, एक समीकरण तो अपने पास ये आ गई, ठीक है। दूसरा देखो आपने क्या दे रखा है मीडियन दे रखा ना, माध्य कितना दे रखा है 525। तो यहाँ पर देखो मीडियन क्या होता है आपका, माध्य के बराबर क्या होता है आपका, माध्य के बराबर ये फॉर्मूला याद कर लेना, बार बार ये फॉर्मूला पूछा गया, एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। आप देखो हमें बारंबारता माननी है, तो बारंबारता इसमें कैसे मानेंगे, जो सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है उसको मानेंगे। तो सबसे बड़ी देखो कि इसमें कौन सी आ रही है आपकी 20 आ रहा है, कौन सा आ रहा है आपका 20 आ रहा है ना सबसे बड़ा, तो ये तो आपका अंतराल हो जाएगा, बारंबारता अंतराल कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है 20 वाला, और ये 36 वाला हो जाएगा इस बार 36 वाला, ठीक है। आप देखो क्या हो जाएगा आपका, ये 36 ऊपर आएगा ना इसमें, ठीक है, ये नीचे वाला आएगा, ठीक है 56 प्लस एक्स वाला, 36 तो ऊपर है क्योंकि एक नीचे चल रहे हैं हम। यहाँ पे देखो इस क्रम का याद रखना, थोड़ा बराबर में लिख लेना थोड़ा ऊँचू। तो सी एफ क्या होता है आपका, इस बारंबारता अंतराल आया ना इससे एक ऊपर वाला, तो सी एफ क्या हो गया अपने पास, सी एफ हो गया आपका 36 प्लस एक्स, कितना हो गया अपने पास 36 प्लस एक्स। तो यहाँ से देखो मैं लिख देता हूँ सी एफ हो गया अपने पास कितना 36 प्लस एक्स, क्योंकि जो बारंबारता अंतराल है उसके एक ऊपर वाला हम सी एफ लेते हैं, ठीक है। एल कौन सा हो गया अपने पास 500, जो बारंबारता अंतराल है उसका न्यूनतम मान कितना हो जाएगा एल कितना हो गया अपने पास 500 हो गया, ठीक है। एफ अपने कितने होगी, सबसे बड़ी बारंबारता कितनी है 20,
तो ए बराबर आ गया अपने पास 20। ठीक है। एच क्या होता है आपका? एच देखो आपका वर्ग अंतराल, जो अंतराल कितना चल रहा है, देखो 100 200 200 से 300, तो कितना का चल रहा है अंतराल? 100 का। तो एच कितना आ जाएगा अपने पास? 100। ठीक है। तो अपने सारे मान आ गए। माध्यक देखो हमें कितना दिया हुआ है? माध्यक हमें दिया हुआ है 525। कितना दिया हुआ है हमें? 525। तो देखो आप आराम से इसको कर लोगे। माध्यक दिया हुआ हमें 525। एल कितना आ गया अपने पास? 500 प्लस एन बटा 2। एन कितना दे रखा है? देखो बारंबारता हुआ योग कितना दे रखा था? 100। 100 बटा 2 माइनस सी एफ कितना है आपके पास? 36 प्लस एक्स अपॉन एफ कितना आपका? 20 इंटू एच कितना आपके पास? 100। तो देखो आप आराम से यहाँ से निकालोगे। यहाँ पर देखो 500 प्लस का इधर इधर आ गया माइनस, तो 525 में 500 जाएंगे, कितने बचेंगे? इधर 25 बचेंगे। ठीक है। बराबर देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 100 में 2 का भाग जाएगा तो 50, माइनस खोल देता हूँ 36 माइनस का एक्स अपॉन ये कितना हो जाएगा आपका पास? 20। ठीक है। और इसके गुणा में कितना आपका? 100। तो यहाँ से देखो 100 को काटे हम, 0 से 0 चले जाएगी, 2 का भाग कितने बार जाएगा? 5 बार, और इस 5 से ये 25 कितने बार जाएगा? 5 बार। ठीक है। तो 5 बराबर कितना आ गया उनके पास? देखो 50 प्लस का 36 माइनस का है, तो यहाँ पर कितना बचेगा आपके पास? 14 माइनस का अक्स, यह बचा अपने पास। तो यहाँ से देखो अक्स इधर क्या हो जाएगा? प्लस का, और 14, और ये आपका 5 है इधर के माइनस का हो जाएगा। ठीक है। तो अक्स बराबर 14 में से 5 के तो कितना बचे आपके? 9। तो अक्स का मान तो आपके पास है 9। इस 9 को हम इसमें 1 में रख देंगे, समीकरण नंबर 1 में, तो वाई का मान आ जाएगा अपने पास। तो एक्स कितना है आपके पास? 9 प्लस वाई बराबर 24। तो वाई बराबर कितना हो जाएगा आपका? 24 माइनस 9। तो देखो 24 में से 9 गए तो कितना बचेगा अपने पास? 24 में से 9 गए तो कितना बचेगा आपके पास? 15। ठीक है। 15। तो एक्स बराबर कितना है अपने पास? 9। वाई बराबर कितना है अपने पास? 15। ठीक है। कितना है आपके पास? 15। तो ये देखो आपका मान कहाँ पर है? तो ऑप्शन देखो, एक्स बराबर 9 वाई बराबर 15, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका छठा का आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है। ये बारंबारता वाला थोड़ा क्रम याद रखना, क्योंकि जो आपका शेप होगी जो आपका शेप निकालेंगे, जो बारंबारता अंतराल है उससे ऊपर वाला एक मान क्या होगा? आपका शेप होता है। ठीक है। ये मैंने थोड़ा क्या है ना, मैंने सोचा दोबारा नीचे बनाएंगे, इससे अच्छा तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ, इसलिए यहाँ पर कर दिया। ठीक है। टाइम वेस्ट ना हो आपका। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7। ये फॉर्मूला याद कर लेना, माध्यक बहुलक और माध्यिका तीनों का ये फॉर्मूले भी डायरेक्ट पूछे जाते हैं। एसएसटी वालों के लिए फॉर्मूले याद करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम। उस गोले की त्रिज्या याद कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपका 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये कितना दे रखा है हमें? ये दे रखा है हमें 154। कितना दे रखा है हमें? 154 दे रखा है। तो यहाँ से देखो 4 पाई का मान 22/7। ठीक है। आर त्रिज्या हमें त्रिज्या निकालनी, याद करनी क्या? त्रिज्या। आर स्क्वायर याद करना है बराबर 154। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा अपने पास? इसको काटते हैं, देखो आपका एक बार 2 से काटें तो कितना बार आएगा? 11 बार। इसको काटे 2 से तो 7 दूनी 14, और क्या जाएगा आपके पास? 7 दूनी 14 77, और 11 7 कितना हो जाएगा पास? 77। ठीक है। तो यहाँ पर कितना है अपने पास? देखो 4 आर स्क्वायर बटा 7 बराबर 7। 7 इधर गुना होगा कितना होगा? 49। तो 4 आर स्क्वायर बराबर 49। तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया अपने पास? 49/4। तो यहाँ से देखो आर का मान कितना हो जाएगा अपने पास? 7/2। तो 7 में 2 का भाग कितने बार जाएगा आपका? 3.5 सेंटीमीटर। देखो कौन से ऑप्शन में आपका 3.5 सेंटीमीटर है? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 क्या था आपका? 8 आपका ज्योग्राफी से संबंधित है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। नीचे दे कूट का चयन करना है, सही चयन का उत्तर का। तो देख क्या दे रखा है हमें? उड़िया पठार गुरु शिखर से बिल्कुल नीचे, बिल्कुल राइट है आपका। उड़िया पठार यानी उड़िया पठार की ऊंचाई देखिए हम कितने आपकी? 1360 मीटर। ठीक है। और आपका गुरु शिखर कितना आपका? 1722 मीटर। ठीक है, जो बिल्कुल नीचे है। तारागढ़ चोटी अजमेर के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, बिल्कुल राइट है आपका। जो तारागढ़ चोटी है वो अजमेर के दक्षिण पश्चिम भाग में। तारागढ़ जो चोटी है इसकी ऊंचाई भी पूछी जाती है बार बार। कितनी आपका? 873 मीटर। कितनी आपकी? 873 मीटर। इसराना बाखोर जालोर पर्वत का सर्वोच्च शिखर। देखो यहाँ पर क्या है आपका? जालोर पर्वत है। कौन सा है आपका? जालोर पर्वत का सर्वोच्च शिखर है इसराना बाखोर, बिल्कुल राइट है। ये भी आपका बिल्कुल कथन है। इसराना बाखर की ऊंचाई पूछे तो ऊंचाई आती है आपकी 800। इसराना बाखर रोजा बाखर ही आती है 839 मीटर। लेकिन यहीं पर देखो यदि जालोर में यदि आ जाए आपकी जसवंतपुरा की पहाड़ी, कौन सी पूरी? जसवंतपुरा की पहाड़ी हम की सबसे ऊंची चोटी। ये एग्जाम में बार बार पूछा गया आपका, ये वाला जसवंतपुरा की पहाड़ी में सबसे ऊंची चोटी कौन सी आपकी? डोरा पर्वत। कौन सा है आपकी? डोरा पर्वत।
और इसकी ऊंचाई कितनी है आपकी 869 मीटर। ये बार काफ़ी बार आपकी आरपीएस ने काफ़ी बार आपको पूछा है फर्स्ट ग्रेड में। यहाँ पे देखो परवेरिया सुराघाट दरा मुकुंदरा फाड़े में स्थित नहीं। मुकुंदरा फाड़े कहाँ पर स्थित है आपकी कोटा के अंदर, लेकिन आपका जो दरा है परवेरिया सुराघाट ये किसके में स्थित है आपकी अजमेर में। कहाँ पर स्थित है अजमेर में स्थित है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो मैं क्या पूछा सही पूछा तो आपका क्या हो जाएगा ए बी सी। ए बी सी सही है तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का जब टॉपिक वाइज टेस्ट है तो इसको आराम से समझाया था, बिल्कुल हर ऑप्शन को समझा तो ये चीज़ें पूरी आपकी बताई हुई है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9 क्या है आपका। विश्व धरोहर स्थल रामगढ़ क्रेटर स्थित है, सीकर जिले में स्थित है, बूंदी में स्थित है, जैसलमेर जिले में स्थित है या बारा में स्थित है। तो सभी को बताया कि आपका रामगढ़ क्रेटर है आपका 200वां, भारत का कौन सा आपका 200वां क्रेटर है, मान्यता दी गई है विश्व विरासत में, तो आपको 12 में स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 12 जिले में स्थित है। देखो 12 जिले में स्थित है। और जो आपका रामगढ़ क्रेटर है ना, रामगढ़ क्रेटर ये कैसे आपका इसका निर्माण हुआ उल्का पिंड से। ये भी बार बार एग्जाम पूछा जाता है, किससे हुआ आपका उल्का पिंड से। उल्का पिंड से इसका निर्माण हुआ है। और ये इंपॉर्टेंट काम बनता है आपका 2021 में। 2021 में जो आपका अंतर्राष्ट्रीय संस्था है कौन सी आपकी अंतर्राष्ट्रीय संस्था का नाम क्या है अर्थ इम्पैक्ट डाटाबेस सोसाइटी ऑफ कनाडा। ठीक है, इससे जो आपकी ये संस्था है आपकी अर्थ इम्पैक्ट डाटाबेस सोसाइटी ऑफ, इसने जो आपकी विश्व भू विरासत सूची आपकी विश्व भू विरासत सूची में इस सूची के मान विश्व भू विरासत में, ठीक है मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, जो आपकी कौन सी आपकी रामगढ़ जो क्रेटर झील है उसको 200वें क्रेटर के रूप में मान्यता दी है, मान्यता। ठीक है, ये चीज़ भी आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब आप आरपीसी का लेवल आगे बढ़ेगा तो ये चीज़ पूछ सकता है, आपको इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, यहाँ पर ये दूसरी चीज़ ये भारत का कौन सा क्रेटर है, भारत का तीसरा क्रेटर है, कौन सा आपका तीसरा क्रेटर है। और राजस्थान कौन सा आपका प्रथम, ये भी आप याद रखना। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट बनती हैं यहाँ पर। वहीं आपकी 12 जिले से और की क्वेश्चन पूछा जा चुका है। होर्सचू चट्टानी कौन सी आपकी घोड़े के नाल के समान, होर्सचू चट्टानी कहाँ पर स्थित है 12 में, घोड़े के नाल के समान, ये क्वेश्चन भी आपका बार बार एग्जाम पूछा जा चुका है, इस चीज़ को भी आप नोट कर लेना। तो ये क्वेश्चन आपने जो टॉपिक का टेस्ट पढ़े थे तो ये आपको पूरे किए हुए हैं। वही सीकर की बात करें तो अरावली समझत पूछे तो आपका अरावली से रघुनाथगढ़ चोटी पूछी जाती है, उत्तरी अरावली की सी है 1055 मीटर रघुनाथगढ़, ऐसे पता चलता है आपकी उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी आपकी रघुनाथगढ़। ठीक है, जैसलमेर में पूछे विश्व धरोहर सूची में तो आपका सोनार किला है, ऐसे कनेक्ट करना चाहिए। आपका सोनार किला है ना आपका विश्व धरोहर सूची में 6 किले थे आपके राजस्थान के, कितने किले थे आपके 6 का नाम याद होना चाहिए, क्रम याद होना चाहिए। ठीक है, पूछा जाता है। बूंदी में दरे पूछे जाते हैं, रामगढ़ खटगढ़ दरा है। अरावली की फाड़ियों को क्या बोला जाता है बूंदी में, अडावल बोला जाता है। इससे बहुत से क्वेश्चन आपके बूंदी पर बनते हैं, तो आपको जैसे टॉपिक देखिए आपको ये आपको याद होनी चाहिए। तारागढ़ दुर्ग पूछा जाता है, गर्भ गुंजन तोप कहाँ पर स्थित है, ये बूंदी से संबंधित क्वेश्चन थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 12 से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, शाहबाद उच्चभूमि कौन सी, शाहबाद उच्चभूमि, ये और लिख देता हूँ यहाँ पे, याद आ गया मुझे, शाहबाद उच्चभूमि। ये क्वेश्चन भी आपके 12 में स्थित है, 12 से संबंधित आपकी। तो ये क्वेश्चन भी बार बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जो मैंने बता दिया आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, प्रयोज्य क्वेश्चन थे। नेक्स्ट देखते क्वेश्चन नंबर 10 क्या है आपका। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 था आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन से जिलों में 85% से अधिक पुरुष साक्षरता दर्ज की गई। ये मैंने आराम से बताया था जब अपना टॉपिक वाइज टेस्ट हुआ था, जब आपका डायग्राम से समझा था, तो आपको वापस समझा देता हूँ। ये अपना राजपूताना है प्यारा सा, ये मैंने डायग्राम बनाया था अपना राजपूताने का। और मैंने आराम से पहले तो क्रम वो बताया था, जो आपका क्या पूछा, आपका साक्षरता का पूछा है ना, पुरुष साक्षरता का पूछा तो केवल बता देता हूँ। वैसे तो मैंने क्या पूछा था, साक्षरता का क्रम बताया था मैंने, कौन सा बताया था आपका साक्षरता का। सबसे ज़्यादा ऐसे पूछा था कि सबसे नीचे कौन सा, यहाँ पर कोटा। ठीक है, कोटा के बाद हम कहाँ चलेंगे, हम जयपुर, राजधानी है ना जयपुर के बाद हम क्या आएंगे, सीकर को छोड़ते हुए कहाँ जाएंगे आपके झुंझुनू। ठीक है, झुंझुनू से वापस क्या आएंगे सीकर। और न्यूनतम साक्षरता वाले जिले बताते हैं यहाँ पर जालोर,
कौन सा बताया था, जालोर। जालोर से खा जाएंगे हम सिरोही, ठीक है। फिर हम सिरोही के बाद हम किसको छोड़ देंगे, बांसवाड़ा छोड़ देंगे, खाएंगे आपके पास प्रतापगढ़। 3 नंबर पर क्या था आपका, प्रतापगढ़। फिर क्या आता है आपका, बांसवाड़ा, ठीक है। ये मैंने क्रम बताया था आपका, बिल्कुल न्यूनतम और अधिकतम दोनों का क्रम बता दिया। अब देखो मैं पूछा कि पुरुष साक्षरता, तो सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता क्रम में देखें तो यह 85% से तो सभी की है आपकी। आंसर तो क्या हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा, 1 2 3 4। लेकिन सबसे ज़्यादा पहले आपकी झुंझुनू, जे लिख देता हूँ आपका झुंझुनू का, झुंझुनू जे एच लिख देता हूँ झुंझुनू, ठीक है। झुंझुनू कितनी है आपके पास, झुंझुनू की साक्षरता क्रम भी पूछा जाता है, तो झुंझुनू की साक्षरता आपकी 86.9%, 86.9%, ठीक है। फिर झुंझुनू के बाद में क्या आएगा आपके पास, कोटा। कोटा कितनी है अपने पास, 86.3%, ठीक है। कोटा के बाद अपने पास क्या आएगा, जयपुर। जयपुर कितनी है आपके पास, 86.1%। और अपना फिर आएगा आपका एस सीकर, कितने आपके पास, 85.1%। वही न्यूनतम में बात करें तो न्यूनतम में इसका उल्टा कर दो, पहले प्रतापगढ़ आएगा, फिर बांसवाड़ा आएगा, फिर जालौर सिरोही आएगा, फिर जालौर आएगा, ठीक है। पुरुष साक्षरता में उल्टा कर दो इसका, और वैसे न्यूनतम साक्षरता में ये ऐसा क्रम चला जाएगा। तो मैंने 5 क्वेश्चन यहाँ पर आपको तैयार करवा दिए, तो आपका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 क्या था आपका, निम्नलिखित में उद्योग व अवस्थिति में कौन सा सम्मिलित नहीं है, ये पूछा था मैं। तो टायर 2 फैक्ट्री, ये कहाँ पर आपका, अलवर के अंदर है, बिल्कुल राइट आपका। कोऑपरेटिव पेस्टिसाइड फैक्ट्री जयपुर के अंदर है, बिल्कुल राइट है। राजस्थान टेक्सटाइल मिल्स किशनगढ़ में नहीं है, टेक्सटाइल मिल्स कहाँ पर आपकी, भीलवाड़ा के अंदर। कहाँ पर स्थित है, भीलवाड़ा के अंदर। और हमें क्या पूछा है, असंगत पूछा है ना, सम्मिलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। किशनगढ़ की बात करें तो एशिया की सबसे बड़ी मार्बल मंडी कहाँ पर है, मार्बल मंडी आपकी किशनगढ़ के अंदर ही है, ठीक है। एशिया की और भारत की सबसे बड़ी कौन सी आपकी, किशनगढ़ के अंदर है। ये क्वेश्चन भी आपका बार बार पूछा जा चुका है। चौथा ऑप्शन दे रखा है हमें, पायराइड्स फॉस्फेट एंड केमिकल लिमिटेड का सलादीपुर। सलादीपुरा कहाँ पर आपका, सीकर के अंदर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 11 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित उद्यानिकी फसल और सम्मिलित स्थल में से असम्मिलित युग्म कौन सा है। फिर से हमें असम्मिलित पूछा है, तो सब्जी फसल उत्कृष्टता के अंदर आपका बूंदी में, बिल्कुल राइट है। खजूर उत्कृष्टता के अंदर आपका नाता कोटा में, से नाता कोटा में नींबू है, कौन सा आपका, नींबू। खजूर आपका सागर भोज का, जैसलमेर। कहाँ पर आपका, सागर भोज का, और सागर भोज का कहाँ पर आपका, जैसलमेर, ठीक है। तो आपका आंसर कौन सा होगा, असंगत। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आम उत्कृष्टता के अंदर आपका खेमरी धौलपुर है, बिल्कुल राइट है। और अनार उत्कृष्टता के अंदर आपका बस्सी जयपुर के अंदर है, बिल्कुल राइट है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, असंगत पूछा था, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नाता कोटा में क्या, आप कमेंट में बताना। नींबू ये कि मेरे हिसाब से नींबू था, मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, बाकी आप कमेंट में बता देना क्या आपका नाता कोटा के अंदर कौन सा उत्कृष्टता के अंदर है, यह जरूर बताना कमेंट में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से कौन सा एक लाला लाजपत राय द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र नहीं है। जो आपके लाला लाजपत राय इनके द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र नहीं है, ये पूछा है। तो द पंजाबी, बिल्कुल है, लाला लाजपत राय द्वारा प्रयात होता, कहाँ पर होता है, ये कहाँ से प्रकाशित किया था, ये पूछा गया चुका है आपका लाहौर से, ठीक है। 1904 ईस्वी में इसे प्रकाशित किया था। इसका ये भी पूछा जा चुका है आदर्श वाक्य, तो द पंजाबी है, इसका आदर्श वाक्य पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में। क्या था इसका आदर्श वाक्य, किसी मूल्य पर स्वावलंबन, किसी मूल्य पर स्वावलंबन, ये आपका एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन, ठीक है। ये तो आपके लाला लाजपत राय संदेश था। द पीपल आपका अंग्रेजी का समाचार पत्र था, किसका था आपका, अंग्रेजी का, ये भी याद कर लेना। अंग्रेजी का समाचार पत्र था लाला लाजपत राय का, और 1925 में इसे प्रकाशित किया था। कब किया था, 1925 के अंदर। वंदे मातरम, यह वंदे मातरम आपका उर्दू में प्रकाशित था, कैसे में, उर्दू में, ठीक है, ये भी याद करना, उर्दू में प्रकाशित था। और 1920 में इसको प्रकाशित किया था, कब किया था, 1920 के अंदर। तो बच्चा कौन सा आपका, लाला लाजपत राय से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, केसरी। केसरी आपको पता है, मैंने जब आपके टॉपिक वाइज टेस्ट हुआ था तो मैंने बताया था केसरी, केसरी के बारे में बहुत कुछ बताया था आपका। बाल गंगाधर तिलक, कितनी बार रिपीट हो चुका है केसरी, बहुत ज़्यादा बार रिपीट हो चुका है एग्जाम के अंदर। तो बाल गंगाधर तिलक था, और मांडले जेल आपको सुनाया था, केसरी के अंदर ही छापे थे, अपने उल्लेख किए थे, लेख उल्लेख किए थे, तो उसी के कारण उनको मांडले जेल भी जाना पड़ा था, ठीक है, जो 6 महीने की जेल हुई थी, जो ये भी आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो आपका केसरी समाचार पत्र है वो किसका, आपका बाल गंगाधर तिलक का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन विशेष रूप से फलों व एवं बीजों में अधिक सांद्रता में पाया जाता है। ऑक्सीजन, एबीसी कमल, साइटोकाइनिन या जिबेरलिन, कौन सा हार्मोन है आपका, साइटोकाइनिन। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन क्या होता है आपका, ये तो कोशिका वृद्धि में काम आता है, किसमें काम आता है आपको, कोशिका वृद्धि में, कोशिका वृद्धि में काम आता है। और जो आपका एबीसी कमल है ये आपकी वृद्धि को क्या करता है, रोकता है, क्या करता है आपका, कोशिका वृद्धि को रोकता है, और क्या करता है आपकी
बीज परिपक्व में मदद करता है आपका, जो बीज परिपक्व है उसमें क्या करता है आपका, मदद करता है। ठीक है, बीजों के परिपक्व होने में मदद करता है आपका एबीसी कमल। जिबेरेलिन क्या किस में काम आता है आपका, जो जिबेरेलिन हार्मोन है फलों में किस में काम आता है आपका, पौधों में अंकुरण में मदद करता है। किसमें करता है आपकी, अंकुरण में मदद करता है, अंकुरण में मदद करता है। ठीक है, तो हमने देख दिया, इसका आंसर हो जाएगा आपका 14 का ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 क्या आपका, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत कौन सा आपका, ऑपरेन हेल्डन सिद्धांत। ऑपरेन हेल्डन सिद्धांत आपके जीवन की उत्पत्ति से संबंधित है। किससे संबंधित है आपका, जीवन की उत्पत्ति, आपके जीवन से उत्पत्ति से संबंधित है। डार्विन का वाद का सिद्धांत आपके जैविक विकास से संबंधित है। किससे संबंधित है, आपकी जैविक विकास से, जैविक विकास से संबंधित आपके डार्विनवाद का सिद्धांत, ये हमने पढ़ा था। बिग बैंग, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बिग बैंग। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने बताया था कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति सर्वाधिक मान्य सिद्धांत आपके बिग बैंग का सिद्धांत माना जाता है, और इनके अनुसार कौन सा था आपका 13.8 अरब वर्ष पहले आपकी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी, अरब वर्ष पहले। ये आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उत्परिवर्तन वाद का सिद्धांत आपका आनुवंशिक में परिवर्तन से संबंधित है। तो आपका आंसर हो गया इसका कौन सा, 15 ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत कौन सा आपका, बिग बैंग का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। यदि किसी कार का द्रव्यमान 1500 kg है तो उसके वेग 30 किलोमीटर प्रति आवर से 60 किलोमीटर प्रति आवर बढ़ाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, यानी गतिज ऊर्जा दे रखी है हमें, देखना पड़ेगा कुल कार्य कितना हो जाएगा अपने पास। कुल कार्य हो जाएगा कितना हो जाएगा आपका 1/2 m यू स्क्वायर। प्रारंभिक गति ऊर्जा कितनी है आपकी 30, तो m 1/2 m स्क्वायर माइनस हो जाएगा आपका 1/2 m, क्योंकि द्रव्यमान अब क्या आपका समान है, तो m द्रव्यमान 1500 है, दोनों बार समान रहेगा, तो 1/2 m और v स्क्वायर, ये आपका अंतिम गतिज वेग हो जाएगा। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा आपका 1/2 m का मूल्य क्या जाएगा अपने पास यू स्क्वायर माइनस का v स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो यू स्क्वायर, यू कितना आपका प्रारंभिक वेग था अपना 30 किलोमीटर प्रति आवर, तो इसको मीटर में चेंज करेंगे, किस से गुणा करेंगे, 30 को 5/18 से गुणा करते हैं ना, किसे गुणा करते हैं 5/18 से गुणा करते हैं, तो कितना आ जाएगा अपने पास। यहाँ से इसको काटो, इसको 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 10, और इसके कितना आ जाएगा आपके पास 6, तो कितना हो जाएगा आपके पास 50/6। ठीक है, ये रख दो मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा। और वहीं वी याद करें तो वी कितना दे रखा है हमें 60 किलोमीटर प्रति आवर दे रखा है, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 60 × 5/18 से गुणा करेंगे इसको, तो इसको करेंगे 5/18 से, तो कितना आएगा अपने पास, यह आ जाएगा अपने पास देखो, इसको काटो वापस 3 से, तो 20 और बटा कितना आ जाएगा 6। ठीक है, फिर काटेंगे 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा पास 10/3, तो कितना आएगा अपने पास 50/3 आ गया, कितने पास आ गया अपने पास 50/3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो आप निकालो अपने एम बराबर कितना दे रखा है हमें, एम बराबर दे रखा है हमें देखो 1500 kg, कितना दे रखा है हमें 1500 kg। ठीक है, इसको निकालते हैं तो देखो कितना आ जाएगा अपने पास, तो आप मान रखो 1/2, एम कितना आपका 1500, यू स्क्वायर, यू कितना अपने पास ये आपका 50/6 का 6 का होल स्क्वायर माइनस का वी स्क्वायर, वी स्क्वायर कितना है आपके पास 50/3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा अपने पास 1/2 × 1500 लिख लेता हूँ एक बार, इसका होल स्क्वायर देखो 50 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा आपके पास 2500, 6 का होल स्क्वायर 36, सॉरी 3 है ना, छः का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा अपने पास 36 माइनस 50 का वापस कितना आ जाएगा आपके पास 2500, और बटा 3 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा आपके पास 9। ठीक है, अब देखो इसको हल करेंगे हम, इसको हल करेंगे पूरे को, तो पूरे को हल करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा अपने पास, यह हो जाएगा अपने पास देखो आपका 1/2 × 1500, और यहाँ पर देखो यदि मैं 36 लगता ले लूँ तो कितना आ जाएगा अपने पास 2500, माइनस हो जाएगा कितने पास, ये 4 बार गुणा हो जाएगा ना अपने पास, तो कितना हो जाएगा ये 0 0 4 5 20, 0 4 दूनी 8 2 10, 10,000 हो गया। ठीक है, पहले तो देखो हमने उल्टा ले लिया, ठीक है, क्या ले लिया उल्टा, कि अंतिम वेग से प्रारंभिक वेग घटाना था, यानी हमें वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर करना था। ठीक है, उल्टा कर लिया, कोई बात नहीं, आप ये भी समझते हो गति कभी नेगेटिव नहीं होती, माइनस आएगा तो पॉजिटिव कर देना उसको। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/2 × 1500 इंटू यहाँ पे देखो 10,000 में से 2500 जाएंगे, कितना बचेगा अपने पास 0 0
5 7 7500 बटा 36 बचे अपने पास, 7500 बटा 36 बचे। अब इसको देखो सोल्व करेंगे ना हम, इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास आ जाएगा कितना, इसको काट देते कितने बार जाएगा आपका 7 5 750, ठीक है। और इसको भी काटेंगे हम, 2 से काटे एक बार तो कितना आएगा मेरे पास 3 और 7 5 अपॉन 1 8 18, और फिर वापस कट जाएगा अपने पास किसे, 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2 और 8 दूनी 16 और 7 दूनी 14 और 5 1875 बटा 9 आ गया। कितना आ गया पास 1875 बटा 9। तो यहाँ से आ जाएगा पास 750 इंटू 1875 बटा 9, और इसको हम गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना, और गुणा करके हम भाग देंगे। और यदि और काटें तो देखो 3 से और कट रहा है आपका, कितना आ जाएगा 3 दूनी 6, ठीक है। और 3 दूनी 6 1 5 3 पंजे 15 250 और 3 3 9, ठीक है। अब देखो इसको 25 से गुणा कर देंगे हम, 1875 को 25 से गुणा करो, ठीक है। एक बिंदु है तो बिंदु आ जाएगी, यहाँ से क्या आ जाएगा 55 25 7 पंजे 35 2 37 3 8 पंजे 40 से 3 43 4 5 4 9 इंटू 5 दूनी 10 1 7 दूनी 14 1 15, ठीक है। 8 दूनी 16 और 1 17, ठीक है। 2 और 1 3, तो यहाँ से अपना कितना आया, यहाँ से 5 7 5 3 8 9 और 7 16 और 4, और यहाँ पर अपना आ गया 0 पहले था, 46 875 0 बटा 3, और इसमें भाग देंगे हम तो कितना आ जाएगा अपने पास, हमारे पास आ जाएगा देखो 3 एकम 3, ठीक है। 16 बचे 5 3 पंजे 15 5, ठीक है। 1 8 3 6 18, ठीक है। फिर 7 उतारेंगे तो 7 कितने बार जाएगा, 7 में 2 बार 3 दूनी 6 मतलब 5 और 0, तो अपने पास आ गया 156 1,56,250 जूल। और हमें क्या निकालना, केजी में निकालना था, किस में निकालना था हमें, केजी में। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम 1000 का भाग दे देंगे, तो 156 25 0 में कितना देंगे हम 1000 का भाग देंगे, 1000 भाग देंगे तो 3 अक्षर छोड़ के बिंदु लगा देंगे, तो अपने पास आ जाएगा 156.250, राइट आंसर केजी जूल। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। तो देखो कौन से ऑप्शन में है आपका, तो ऑप्शन 156, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 16 का। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं हम। 17 क्या आपका, निम्नलिखित में से कौन सा बल असरक्षी बल का उदाहरण है। असरक्षी बल का उदाहरण कौन सा आपका, तो देखो आपका गुरुत्वीय ये बल है आपका सुरक्षी बल है, चुंबकीय बल भी आपका सुरक्षी बल है, प्रत्यानयन बल भी क्या आपका सुरक्षी बल है, तो कौन सा बच्चा आपका श्यान बल, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 17 का। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं हम। CaSO4 + 2 NaOH से CuOH का ऑल्टोएस प्लस Na2SO4 उपयुक्त अभिक्रिया का एक उदाहरण है आपका द्विस्थापन अभिक्रिया। किसका उदाहरण है आपका, द्विस्थापन अभिक्रिया का, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए हम क्वेश्चन नंबर 19। दोहरी रक्षा प्राचीर की साक्ष्य राजस्थान में किस सभ्यता से प्राप्त हुई है। रक्षा प्राचीर की साक्ष्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपकी कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वही बात करें खोज की बात कर लेते हैं यहाँ पर। कालीबंगा की खोज किसने की थी आपकी 1952 में, अमलानंद घोष ने। वैसे टॉपिक वाइज टेस्ट हुआ था आपने तो सभी का आपको बता दिया था, अमलानंद घोष ने की थी। कंप्लीट चीज़ें आपकी बताई हुई है। बैराट की बात करें तो बैराट की आपकी की थी किसने, दयाराम साहनी ने, दयाराम साहनी ने। और डेट पूछी जाती है किसी 1936-37। आड़ की बात करें तो आल की किसने की थी आपकी 1953 में, अक्षय कीर्ति व्यास ने, अक्षय कीर्ति व्यास। वही गणेश्वर की बात करें, पत्थर के एकमात्र साक्ष्य कहाँ पर मिलते हैं, गणेश्वर में, तो गणेश्वर की खोज की थी 1977 में R.C. अग्रवाल ने। किसने की थी, रतन चंद्र अग्रवाल, ठीक है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट बनती है। इसमें क्या बताइए, देखो पत्थर के साक्ष्य गणेश्वर से देखें तो किससे मिले आपके, पत्थर के साक्ष्य। और बैराट को क्या कहा जाता है आपका, प्राचीन काल की चित्रशाला, प्राचीन काल की चित्रशाला। बार बार रिपीट आपका क्वेश्चन हुआ है। बाकी हमने टॉपिक वाइज टेस्ट में अच्छे समझाया था आपको, वापस देख सकते हो आप। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20। जालोर में ताज खां के विद्रोह का दमन किसने किया था। देखो जालोर था, उसमें ताज खां के दमन किसने किया था आपके, राज सिंह ने, या मान सिंह ने, या मान सिंह ने। किसने किया था आपके, राज सिंह ने। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। ताज शाह के साथ साथ किसने किया था आपके, एक और थे आपके, कौन थे आपके, देवड़ा सुल्तान। कौन थे आपके, देवड़ा सुल्तान, सुल्तान थे ना। जानते हो ना, आपको जब टॉपिक वाइज टेस्ट किया था तो मैंने बताया था दातानी का युद्ध भी होता। दातानी का युद्ध, कौन सा युद्ध, दातानी युद्ध 1583 में। और इसमें आपके महाराणा प्रताप के भाई मारे गए थे, कौन, जगमाल। ये क्वेश्चन आपका बार बार पूछा जाता है।
तो राय सिंह आपका राइट आंसर हो जाएगा। और राय सिंह जब मिर्जा बंधुओं का दमन करने हुए थे गुजरात, तो उन्होंने फिर अकबर ने उनको भेजा कि जालोर जाओ, जालोर में देवड़ा सुल्तान और ताजका के विद्रोह का दमन करो। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। राय सिंह के बारे में पूछा जाता है बार बार, ये तो राय सिंह का कार्यकाल पूछा जाता है 1952 से, सॉरी 1952 क्या 1652 से 1680 वाला कार्यकाल पूछा जाता है। राठौड़ सिसोदिया गठबंधन के बारे में पूछा जाता है। जो औरंगजेब के जो कारण था, विद्रोह का कारण था, वो पूछा जाता है। हिंदू विरोधी जो औरंगजेब के थे, वो जजिया कर लगाना, हिंदू जो मंदिर तोड़ना, उसके विरोध किया था किसने? राज सिंह ने। ये कि सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। दुर्गादास राठौड़ कौन सी जागीरदार थी? केलवा की जागीरदार थी, तो वो क्वेश्चन आपका पूछा गया है। मान सिंह की बात करें तो मान सिंह के अभियान याद कर लेना। कौन सी याद? अभियान। और कहाँ का सूबेदार बनाया गया था? सूबेदार का क्रम पूछा जाता है, बार बार सूबेदार क्रम पूछा जाता है, जैसे लाहौर, काबुल, बंगाल, ठीक है। और एक ओडिशा कब जीता था? 1593 में जीता था, वो पूछा जाता है। तो एक चीज़ें आपको याद करनी चाहिए, सांगा के चारों युद्ध याद होनी चाहिए आपकी। चार तो युद्ध का क्रम, ठीक है, युद्ध का क्रम होना चाहिए। 5 युद्ध थे, कितने थे? 4 थे। पहला कौन सा थे? जैसे मैं बताऊँ आपको, खातौली 1517, खातौली, बार बार इसका क्रम पूछा जाता है। फिर 1518 में कौन सा था आपका? बांडी, ठीक है। फिर 1519 में कागरोन, फिर आपका 1527 में बयाना, और फिर ये तो 16 फरवरी को था। और फिर आपका वो पूछा जाता है मार्च वाला, 17 मार्च वाला, खानवा का युद्ध, 1527 खानवा का युद्ध। तो ये क्रम याद होनी चाहिए। बात संघा के सहयोगी कौन थे? 5 होंगे। एक इसकी उपाधि पूछी जाती है। आप प्रवेश के क्वेश्चन करोगे ना, तो आप इन चीज़ों का नॉलेज होगा। हर चीज़ तो यहाँ पर आप फाइनल टेस्ट है तो हर चीज़ बता नहीं सकते, क्योंकि टॉपिक वाइज टेस्ट में अच्छे से बताया हुआ सारी चीज़ें। उपाधि पूछी जाती है आपकी, है ना। 84 गाँव जो आपके हाथ गाँव थे, कर्नल जेम्स टॉन्ट की उपाधि, वो वगैरह पूछी जाती है, ठीक है। और गागरोन युद्ध में आपके 6 महीना आपके मोहम्मद खिलजी को बंदी बनाया था, ठीक है। आपके कुंभा के इतिहास को दोहराया था। ये सब चीज़ें आपको मैंने बताई थी। यहाँ से ये युद्ध किसी तुलगमा पद्धति के कारण हार हुई थी, ठीक है। अंतिम यही था आपका युद्ध, संगा का, खानवा का युद्ध। तो आपका आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2 20 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। पतियार शासक भोज प्रथम मीर भोज के संबंध में निम्न कथनों पर असत्य कथन बताना है। असत्य कथन बताना। मीर भोजकालीन सिक्कों पर श्रीमद दा दिवराहा अंकन मिलता है, बिल्कुल राइट है। और वहीं आपका दौलतपुर अभिलेख देखें, दौलतपुर अभिलेख में प्रभास की उपाधि मिलती है। किसकी? प्रभास की, ठीक है। अरब यात्री सुलेमान ने इस्लाम का सबसे बड़ा सत्य बताया। देखो, अरब यात्री सुलेमान तो किस में आते हैं? आपके भोज प्रथम काल में। वही आपका अल मसूदी पूछा जाता है। कौन सा? आपका अल मसूदी। वो आए थे आपके किसके? महिपाल के काल में। दो ही व्यक्ति आए थे आपके पतियार के काल में। दोनों व्यक्तियों के आपके नाम याद होने चाहिए। पहले आए थे आपके सुलेमान, फिर आए थे आपके महिपाल। दोनों व्यक्तियों के नाम बार बार आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। बंगाल का गौड़ शासक देवपाल भोज प्रथम का समकालीन था, बिल्कुल है। जो आपके बंगाल का जो गौड़ शासक था देवपाल, ठीक है। और इस देवपाल से पराजित हुआ था, ठीक है। मीर भोज थे, देवपाल से पराजित हुए थे, ठीक है। ये मत कर देना कि जीते थे, जीते नहीं था, पराजित हुआ था। ये क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम पूछा जा चुका है, ठीक है, याद रखना। ग्वालियर प्रशस्ति के अनुसार, ग्वालियर प्रशस्ति आपके किसने लिखी थी? बालादित्य ने, भोज प्रथम के काल में थी। किसने लिखी थी? बालादित्य ने लिखी थी, बालादित्य ने, ठीक है। कन्नौज के शासक चक्रायुद्ध, देखो चक्रायुद्ध था वो आपके नागभट्ट सेकंड के, नागभट्ट सेकंड ने हराया था। किसने हराया था? आपके नागभट्ट सेकंड ने, ठीक है। और वही नागभट्ट सेकंड के पिता कौन थे? आपके वत्सराज। वत्सराज ने किसको हराया था? आपके इंदिरा युद्ध को। किसे हराया था? इंदिरा युद्ध को, ठीक है। और इसने त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत की थी। वत्सराज ने काफी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? आपका 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 22। 1826 में अंग्रेजों ने किस दुर्ग को नष्ट कर पॉलिटिकल एजेंट के अधीन वहाँ काउंसिल नियुक्त की? तो देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आपके रिपीट होता है, देखने को मिलता है आपके एग्जाम में। अलवर, भरतपुर, बांसवाड़ा या कोटा? तो कौन थे आपके? भरतपुर, ठीक है। अंग्रेजों के साथ संधि करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? आपका भरतपुर, फर्स्ट राज्य जहाँ अंग्रेजों के साथ संधि की। कौन था? आपका भरतपुर। बार बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। वहीं इनके आपके ये आपके बाकी ऑप्शन दे रखे हैं। इनके जो 1857 क्रांति में जो आपके महाराज थे, उनके नाम याद होने चाहिए सभी के। वहीं बात करें हम, ऐसा जो करौली था आपका, करौली, वो आपका मेकटॉप कौन थे? आपकी मेकटॉप थे ना, उसका नाम याद नहीं रहा मुझे। इसके साथ संधि की थी पहले, वो थे आपका करौली राजे। 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके प्रथम के अंदर। जो आपका संधि करने के लिए प्रथम अपना अनुयायी भेजा था, संधि के लिए
प्रथम अपना प्रतिनिधि भेजा था आपका, प्रथम बार, पहली बार सर्वप्रथम प्रतिनिधि भेजा था। वो रियासत कौन सी थी अंग्रेजों के पास? वो रियासत थी आपकी जयपुर। ठीक है, तो जयपुर रियासत थी जिसने अपना प्रतिनिधि भेजा था सर्वप्रथम अंग्रेजों से संधि करने के लिए, वो रियासत थी जयपुर। मैकटॉप के साथ संधि करने वाली प्रथम रियासत कौन सी थी आपकी? करौली। और फर्स्ट राज्य जो अंग्रेजों से संधि की वो कौन सा था आपका? भरतपुर। ठीक है, ज़्यादा दिन नहीं टिका, शायद 17-18 की संधि की थी और 26 में अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया भरतपुर दुर्ग पर। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। वे कोटा कौन से शासक बताऊँ मैं, तो कौन थे आपके? और उस कोटा के शासक थे राम सिंह। 1857 क्रांति के समय कौन थे आपके? राम सिंह द्वितीय थे। ठीक है, राम सिंह द्वितीय। ठीक है, ये पूछा जा चुका है। बांसवाड़ा के शासक कौन थे आपके? लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह। ठीक है, शासक की बात करूँ, अलवर के कौन थे आपके? विनय सिंह। कौन थे आपके? विनय सिंह। ठीक है, और भरतपुर के 1857 क्रांति के समय शासक कौन थे आपके? जसवंत सिंह। ऐसे मुझे याद आ गया तो बता देता हूँ साथ। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। निम्नलिखित में से किन योद्धाओं ने खानवा का युद्ध के में बाबर के विरुद्ध महाराणा सांगा का साथ दिया? देखो मैंने अभी बताया था, खानवा का युद्ध हुआ था कब आपका? 17 मार्च 1527 को। ठीक है, और राजपूताना की जितनी भी हार हुई है वो ये अब किसी का? तो विश्वासघात के कारण। तो विश्वासघात के कारण सभी को याद कर लेना, विश्वासघात किसने किया था यहाँ पर? सलहदी तंवर ने। सलहदी रायसेन की थे आपकी सलहदी तंवर। ठीक है, देखो आपकी याद करता हूँ, जैसे आपके रणथंभौर में रणवर रतिपाल थे। ठीक है, और जालौर में कौन था आपका? बिक्का दैया था। ठीक है, और बांग्ला पवार कौन था? बावला पवार। बावला पवार आपके कौन से था आपका? सिवाना दुर्ग के अंदर था। ठीक है, तो अपनों के कारण ये हार हुई है शायद जगह। वहीं अब बात करें हम झाला अज्जा, तो झाला अज्जा ने आपके छत्र धारण किया था आपके, जब आपके सांगा घायल हो गए थे तब झाला अज्जा ने आपके छत्र धारण किया था मेवाड़ के राजा में। वहीं अखिराज भी थे, कुंवर कल्याण मंडल आपके बीकानेर के थे। ठीक है, ये भी आपके शामिल हुए थे। कुंवर मालदेव अपने 4000 सैनिकों के साथ शामिल हुए थे। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कितने 1000 सैनिक भेजे थे आपके? गंगा सिंह का पुत्र था ना मालदेव, तो इन्होंने भेजे थे आपके 4000 सैनिक भेजे थे कुंवर मालदेव के साथ। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 24 क्या आया था आपका? मत्स्य संघ राजस्थान का अंग कब बना? तो मत्स्य संघ राजस्थान का अंग बना था 14 जनवरी 1949 को नहीं, 1 नवंबर 1956 को नहीं, 25 मार्च 1948 को नहीं, 15 मई 1949 को। तो कब बना था आपका? 15 मई 1949 को। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। एकीकरण की बात करें तो राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में होता। फर्स्ट की डेट पूछे तो 17-18 मार्च आता है आपका, 17-18 मार्च 1948। ठीक है, और इसमें कौन सा आया था आपका? मत्स्य संघ। कौन सा आया था आपका? मत्स्य संघ। दूसरे की बात करें, दूसरा आया था आपका 17-18 में क्या था? 7 जोड़ो कितना आएगा आपका? 25 मार्च। डेट बता देता हूँ, 25 मार्च 1948 में। इसमें पूर्व राजस्थान बना था परसा बाबू जाड़ू कोटो किको, यानी राजस्थान की सर्वाधिक रियासतें इसके अंदर आई थी। ट्रिक थी आपकी परसा बाबू जाड़ू कोटो किको। ठीक है, याद करना। तीसरी कौन सा था आपकी? 18 अप्रैल को आता। तीसरा चरण कौन सा होता आपका? 18 अप्रैल को। और 18 अप्रैल को कौन सा आता? 18 अप्रैल 1948 की बात है, और आपका उदयपुर आया था संयुक्त राजस्थान में। कौन आया था आपका? उदयपुर रियासत भोपाल सिंह आ गए थे। ठीक है, और चौथी बात करें तो चौथा आपका चरण होता आपका 30 मार्च। राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को, 30 मार्च 1949 को। यानी यहाँ पर कौन सा होता है आपकी? 4 वर्त रियासतें बनी थी आपकी। वर्त राजस्थान बना था 4 आपके, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर और जयपुर मिली थी। ठीक है, और 5वां आपका आया था यहाँ पर आपके उद्घाटनकर्ता कौन थे आपके? सरदार पटेल स्वयं थे। स्वयं आपके सरदार पटेल आ गए थे चौथे चरण में। ठीक है, 5वां चरण हुआ था आपका 15 मई 1949 को। ठीक है, और इसमें आपके मत्स्य संघ को किसमें मिला दिया? आपके वर्त राजस्थान में मिला दिया, और आपका राजस्थान का गठन हुआ था आपका अगले चरण में। ठीक है, और राजस्थान नाम किसमें पड़ा? छठे चरण में, 26 जनवरी 1950 को। ये आपका राजस्थान बन गया था। संयुक्त वर्त राजस्थान कौन सा था आपका? मत्स्य संघ संयुक्त वर्त, ये आपके वर्त राजस्थान में 5वें चरण में। 5वां चरण भी था, ये भी याद करना। और डेट हो गया आपकी 15 मई 1949। और 7वां चरण आपका राजस्थान पुनर्गठन आया था आपका, कब आया था आपका? 1 नवंबर 1956। तो पूरा आपका याद करवा दिया 7वां चरण। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका 15 मई 1949। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं हम। हरिबाबू उपाध्याय की अध्यक्षता में संचालित बिजोलिया किसान आंदोलन के तृतीय चरण में बिजोलिया किसान पंचायत में किसकी सलाह पर सत्याग्रह रोक दिया था? किसकी सलाह पर सत्याग्रह रोक दिया था? तो जमनालाल बजाज, विजय सिंह पति। विजय सिंह पति ने 1921 में आपके जो आपका द्वितीय चरण की अध्यक्षता की थी किसने? विजय सिंह। इसने 1921 में आपके बिजोलिया किसान आंदोलन से अपना नेतृत्व जो भी साथ था वो त्याग दिया था, छोड़ दिया था इसको। ठीक है, तो 1921 के बाद विजय सिंह पति का कोई लेना देना नहीं है बिजोलिया किसान आंदोलन के। 3 चरणों में होता है, तो आपको याद ही है।
3 चरणों में होता। कब? 1897 से स्टार्ट हुआ था और 1941 तक चला था। बहुत ही बड़ा आंदोलन था, ठीक है। पहला राजस्थान का पहला सुव्यवस्थित आंदोलन, शांतिपूर्ण आंदोलन। बाकी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देख ही चुके हो, बहुत बार पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर विजय सिंह नहीं है, तो विजय सिंह देखो इस ऑप्शन भी नहीं है, ये इस ऑप्शन भी नहीं है, तो बच्चा कौन सा आपका? ऑप्शन नंबर 4। तो आपको एक कोई छोटी छोटी चीज़ें भी याद है तो आप क्वेश्चन करने में आराम से आसानी होगी, ठीक है। 3 चरणों में था, तीनों चरण याद होनी चाहिए आपकी। मिजोला किसान आंदोलन की बार बार पूछी जाती है। पहले चरण की कौन की थी आपकी? साधु सीताराम दास, मैं बता देता हूँ, साधु सीताराम दास, ठीक है। दूसरे में आपकी विजय सिंह फतीक थी, विजय सिंह फतीक, ठीक है। तीसरे में कौन से थे आपके? वैसे तो माणिकलाल वर्मा थे, हरिभा उपाध्याय भी थे, ठीक है। माणिकलाल वर्मा का नाम भी आता है, माणिकलाल वर्मा। तो ये चीज़ें आप कनेक्ट होते हैं तो क्वेश्चन आपको याद है, आपका टॉपिक पढ़ा हुआ है तो ऑटोमेटिक आपको ये चीज़ें कनेक्ट हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 क्या था आपका? 26 आया था आपका, गुप्त काल में निर्मित देवगढ़ के दशावतार मंदिर। देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहाँ पर आपका? यहाँ पर दशावतार देखते हैं, आपको याद होना चाहिए कि यूपी के अंदर है। चंदीम खतरों बिछाकर, ये पंचायत शैली का है, बिल्कुल राइट है। पंचायत शैली का निर्मित पहला मंदिर है। पश्चिमा मुखी मंदिर है, बिल्कुल राइट। इस मंदिर की दीवारों पर विष्णु की 3 आकृतियाँ, शेषन है, नर नारायण है, गजेंद्र मोक्ष चित्रित है, बिल्कुल राइट है। तो सत्य कथन पूछा था मैं, तो सत्य कथन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। दोनों सत्य है ना, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 26 का। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 27। तख्त ए मुर्सा, तख्त ए मुर्सा का निर्माण किसके देख रहे हैं? तख्त ए मुर्सा यानी तख्त ए मुर्सा किसका उपनाम था आपका? मयूर सिंहासन का। किसका उपनाम था आपका? मयूर सिंहासन का उपनाम था, मयूर सिंहासन। और इसका जो वास्तुकार थे कौन थे आपके? बेबादल का। कौन थे आपके? बेबादल का। किसने बनाया था? शाहजहां ने बनाया था, ठीक है। उस्ताद अहमद लाहौर की बात करें तो ताजमहल के वास्तुकार थे। किसके? ताजमहल के वास्तुकार थे, ठीक है। और आपके जो हाजी बेगम है, ये भी आपका बार बार पूछा जाता है। हुमायूं का मकबरा बनाया था किसने? हुमायूं का मकबरा, हुमायूं मकबरा, ठीक है। तो आपका आंसर हो गया कौन सा? ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। पूर्ण स्वराज्य की वचनबद्धता के साथ भारत ने प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब बनाया? 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1930 को, 26 नवंबर 1949 को, या 26 जनवरी 1929 को। तो ये बनाया था आपका 26 जनवरी 1930 को। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कब हुआ था आपका? देखो 1929 में क्या होता है आपका? लाहौर अधिवेशन। कौन सा होता है आपका? लाहौर अधिवेशन। और इस लाहौर अधिवेशन कौन से तट पर होता है आपका? रावी नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? JLN, जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। और वहीं पर ये घोषणा की गई थी, रात को तिरंगा फहराया गया था और बोला गया था कि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज्य की वचनता के साथ प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से किस नेता ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उत्पत्ति से भारतीय स्वतंत्रता तक, देखो भारत की राष्ट्रीय कांग्रेस की उत्पत्ति, लैंग्वेज को ध्यान रखना, भारत की स्वतंत्रता तक सबसे लंबी अवधि के लिए अध्यक्ष के रूप में पद संभाला? जवाहरलाल नेहरू नहीं, सुभाष चंद्र बोस नहीं, महात्मा गांधी नहीं, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कब संभाला था ये? 1940 में अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के। कौन से अधिवेशन में बने थे आपके? रामगढ़ अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन था आपका? रामगढ़ अधिवेशन, रामगढ़ अधिवेशन। इस रामगढ़ अधिवेशन में आपके अध्यक्ष बने थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। और कब तक रहते हैं आपकी? 1946 तक, ठीक है। और आपके जो UGC नेट वगैरह देते हो ना आप, UGC नेट वगैरह, ये देन आपकी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की, ये शिक्षा मंत्री थे आपके प्रथम। वहीं जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो आपका अभी बताया था हमने, लाहौर अधिवेशन की बात की थी। वहीं लखनऊ अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन की भी अध्यक्षता की थी इन्होंने। खेरपुर की अधिवेशन भी की थी। सुभाष चंद्र बोस इंपॉर्टेंट है। कौन सा गया था आपका? हरिपुरा अधिवेशन। हरिपुरा अधिवेशन बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। कब था आपका? 1938 और 1939 पर फिर त्रिपुरी संकट आया था। कौन सा संकट आपका? त्रिपुरी संकट। अच्छे से समझाता है आपको। महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी ने कांग्रेस सिर्फ एक बार अध्यक्षता की थी। कौन सा आपका? बेलगाम। बेलगाम कौन सा आपका? कर्नाटक में बेलगाम, ठीक है, बेलगाम। इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा 29 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। 200 व्यक्तियों में से, देखो 200 व्यक्तियों में से आपका रीजनिंग क्वेश्चन आ गया। 200 व्यक्तियों में से 90 लोग चाय पसंद करते हैं, जबकि 108 लोग कॉफ़ी पसंद करते हैं, और 46 लोग चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद करते हैं। तो कितने लोग हैं जो न चाय पसंद करते हैं न ही कॉफ़ी पसंद करते हैं? टोटल कितने हैं आपके? 200 है, ठीक है। वेन डायग्राम बनाओ, इसको चाय ले लो और इसको क्या ले लो? कॉफ़ी ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 46 लोग, देखो दोनों, देखो यहाँ पर दोनों 46 लोग चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद करते हैं। 46 तो आपके दोनों पसंद करते हैं। चाय कितने करते हैं आपके? 90 लोग, 90 लोग
चार करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 90 चार करते हैं, 46 में से 90 गए तो कितना बचे आपके पास, यहाँ पर बचे आपके 44, ठीक है। और यहाँ पर देखो कितना दे रखा है हमें कॉपी, कितना दे रखे 108, 108 दे रखे। तो यहाँ पर देखो इसको डायरेक्ट जोड़ लो ना, 108 में 108 दे रखे तो यहाँ पर निकालने की आवश्यकता नहीं, थोड़ा टाइम बचाने के लिए 108 तो ये हो गया टोटल, ये आपको 108 हो जाएंगे टोटल। और 44 जोड़ो इसमें तो कितना हो जाएगा आपके पास 108 44, तो कितना हो जाएगा 8 4 12 2 5 और 52, 152 हो गए। तो 152 टोटल कितने आपके 200, तो 200 में से 152 घटा देंगे कितने बचेंगे आपके पास 48 बचेंगे, कितने बचेंगे आपके पास 48। तो ऐसे व्यक्ति 48 है तो न तो चाय पीते हैं ना कॉफी पीते हैं, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं हम। दिए गए अक्षर समूह में पहला अक्षर समूह एक निश्चित तर्क के आधार पर दूसरे अक्षर समूह से संबंधित है। दिए गए युग्म को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उस युग्म का चयन करें जो समान तर्क का पालन करता है। तो यहाँ पर देखते हैं हम, देखो मैं क्या लिखा हुआ है, हमें पहले लिखा है आपका TORPEDO, इसका लिखा हुआ है आपका। देखो वर्णमाला की क्रम यानी अंग्रेजी की जो वर्णमाला है उसको क्रम अनुसार लिखा गया। तो पहला देखो इनमें से कौन सा आता है आपका डी आता है, कौन सा आता है डी, डी के बाद में क्या आता है आपका ई आता है, ठीक है। ई के बाद में क्या आता है आपका इन अक्षरों में ओ आएगा, फिर ओ आ गया, फिर कौन सा आ गया ओ के बाद में पी आएगा, फिर आर आता है, फिर टी आता है, यानी क्रम में लिखना था आपका। तो यहाँ पर देखो दूसरा क्या दे रखा है हमें, दूसरा दे रखा है आपका FLICKER। यहाँ पे देखो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लिखे तो इनमें से पहला अक्षर कौन सा आ रहा है आपका, पहला अक्षर आएगा आपके पास सी, कौन सा आएगा सी ABC, ठीक है। सी के बाद में क्या आएगा ई, फिर ई के बाद F6 F, फिर कौन सा आएगा आपके पास F के बाद में I नो आई, फिर L12 L, फिर कौन सा आएगा आपके पास आई के बाद के 11 हो गया ना के, फिर L और फिर आ रहा है आपका R। तो देखो ये दोनों क्रम किसको फॉलो कर रहे हैं, दोनों कर रहे हैं आपके अंग्रेजी वर्णमाला को सुव्यवस्थित रूप से, यानी जो अक्षर दिए हैं उन्हें अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लिख रहा है। तो देखो आप ऑप्शन से देखें हम, तो ऑप्शन से देखो आपका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी बता देता हूँ मैं डायरेक्ट, क्या हो जाएगा आपका सी, सॉरी आपका 2 कौन सा आपका PERTAIN है, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार रखा है तो पहले अक्षर कौन सा आएगा ए, ए के बाद में क्या आएगा अपने पास ई आएगा, कौन सा आएगा ई, ई के बाद में देखो इन अक्षरों में कौन सा आ रहा है आपका, ई के बाद आई आएगा, कौन सा आएगा आई आएगा, आई के बाद में क्या आएगा आपके पास एन आएगा, एन के बाद में क्या आएगा आपके पास पी आएगा, पी के बाद में क्या आएगा आपके पास आर आएगा, आर के बाद में क्या आएगा आपके पास टी आएगा। तो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार युग्म कौन सा बन रहा है आपका, ऑप्शन नंबर 2 बन रहा है। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, 31 का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। 32 क्या आता है आपका, देखो 7 व्यक्ति हैं ABCABDLXYZ, 7 व्यक्ति कौन से आपके ABDLXY और Z है, ठीक है। एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, उत्तर की ओर सभी उत्तर की ओर मुख बैठे हैं, यानी इस तरफ मुख करके बैठे हुए हैं, ठीक है। आप देखो केवल Z D दाएं की ओर बैठा है, ए के बाईं और ए को पकड़ो, यहाँ पर Z है और D के दाईं ओर बैठा है, ए के बाईं ओर 3 अक्षर बैठा है। तो ए के बाईं ओर कितने अक्षर आपके पास 3 अक्षर है, तो ये ए है, ठीक है। इसका बाया कौन सा हो इधर 1 2 3 अक्षर है, ठीक है। अब देखो आगे क्या दे रखा है, डी और एल के बीच केवल 3 अक्षर, 3 व्यक्ति बैठे हैं। तो यहाँ पर देखो इसको DL, यहाँ पर देखो जेड है डी के दाईं ओर है, जेड डी के दाईं ओर है तो ये आपका जेड हो जाएगा, और डी के दाईं ओर हो जाएगा जेड, ठीक है। ये दायां हो जाएगा इधर, ठीक है। इधर मुख करके देखा डी का दायां कौन सा हो जाएगा जेड, ठीक है। और यहाँ पर देखो क्या पूछा अगला, डी और एल के बीच केवल 3 अक्षर है, तो डी और एल 1 2 3, और यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास एल आ जाएगा। अब देखो अगला क्या बचा, वाई एक्स के बाईं ओर किसी स्थान पर है, वाई है एक्स के बाईं ओर किसी स्थान पर है, लेकिन बी के दाईं ओर किसी स्थान पर है। तो यहाँ पर बी आ गया, तो बी के दाईं ओर किसी स्थान पर क्या आ जाएगा आपके पास वाई, तो वाई एक्स के बाईं ओर है तो वाई आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा एक्स, ठीक है। हमें क्या बचा, बी और एक्स के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो बी के और एक्स के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं 1 2 3, कितने व्यक्ति बैठे हैं आपके 3 व्यक्ति बैठे हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है, तो अधिगम समायोजन होता है, बेस यस अधिगम क्या होता है आपका समायोजन होता है, बिल्कुल राइट है। अधिगम सार्वभौमिक होता है, अधिगम सार्वभौमिक होता है, बिल्कुल राइट है। अधिगम हमेशा प्रेक्षणीय नहीं होता है, क्या नहीं होता आपका हमेशा प्रेक्षणीय नहीं होता, गलत हो जाएगा। अधिगम का परिणाम व्यवहार परिवर्तन होता है, बिल्कुल राइट है। तो आपका आंसर क्या पूछा, सही नहीं है पूछा, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, संज्ञानात्मक विकास की निम्नलिखित अवस्थाओं में से किस अवस्था का वर्णन
बोर्नर द्वारा नहीं किया गया। देखो बोर्नर ने आपकी संज्ञानात्मक विकास की 3 अवस्थाएं बताई थी। कितनी अवस्थाएं बताई थी अपनी? 3 अवस्थाएं बताई थी। 3 अवस्थाएं बताई थी बोर्नर ने संज्ञानात्मक विकास की। कौन कौन सी बताई थी आपकी? वो बताई थी आपकी इलेक्टिव, आइकॉनिक और सिंबॉलिक। ये बताई थी। तो बच्ची कौन सी आपकी? ऑप्शन नंबर 3 हेटेरोनॉमी नहीं बताई। हेटेरोनॉमी किससे संबंधित है आपकी? नैतिक विकास से संबंधित है। किससे संबंधित है आपके? नैतिक विकास से। नैतिक विकास। और नैतिक विकास सिद्धांत किसने दिया था आपके? पियाजे ने। किसने दिया था आपके? पियाजे ने। किसने दिया था आपके? पियाजे ने दिया था नैतिक विकास का सिद्धांत। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका असंगत हो जाएगा, जो बोर्नर द्वारा नैतिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। व्यक्तिगत भिन्नता के कारक सदैव होते हैं। देखो वंशानुक्रम इंटू वातावरण होता है आपका। वंशानुक्रम गति इंटू वातावरण, एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो यहाँ पर देखो कौन सा हो जाएगा? वंशानुगत, संगतम नहीं होगा, व्यक्तिगत नहीं होगा, पर्यावरणीय। तो आपका ए और डी। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो व्यक्तिगत भिन्नता है कि कारक सदैव होते हैं आपके वंशानुगत पे होते हैं और पर्यावरणीय होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा 35 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। किसने अपनी पुस्तक में यह कहा कि सांवेगिक बुद्धि शक्तिशाली होती है? जो आपकी सांवेगिक बुद्धि है शक्तिशाली होती है और कभी कभी बुद्धि लब्धि से भी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाती है, जबकि बुद्धि लब्धि का जीवन सफलता में योगदान मात्र 20% होता है और अन्य कारक शेष रूप से योगदान देते हैं। जॉन डी मेयर, पीटर सेलोवी, डेनियल गोलमैन या रूबेन वोरऑन। तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन नंबर 3 डेनियल गोलमैन ने ये कहा था, तो उनका कथन है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 36 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। विकास के कौन से सिद्धांत में व्यक्ति और उसके परिवेश को जो उस पर प्रभाव डालते हैं के मध्य अंतःक्रिया पर ध्यान दिया गया है? के मध्य अंतःक्रिया पर ध्यान दिया गया है, ये मैं बताना था। किस पर दिया गया आपके? ब्राउन फैन बैनर का विकास का परिस्थिति परक सिद्धांत। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ब्राउन फैन बैनर का विकास का परिस्थिति परक सिद्धांत बिल्कुल राइट है। इस पर अंतःक्रिया पर ध्यान दिया गया, ये सिद्धांत इंपॉर्टेंट है। वहीं देखो आपका एरिक का कौन सा आपका एरिक्सन का सिद्धांत आपका मनोसामाजिक विकास सिद्धांत। 8 अवस्थाएं बताई थी। ये 8 अवस्थाएं बार बार आपकी एग्जाम पूछी जाती है, पूरी याद कर लेना 8 अवस्थाएं, ठीक है। जिन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास बार बार एग्जाम पूछा जाता है। लॉरेंस कोहलरबर्ग नैतिक विकास का सिद्धांत भी बार बार पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सी मानसिक रूप से स्वस्थ मनुष्य की विशेषता नहीं है? जो आपका व्यक्ति है मानसिक रूप से स्वस्थ है, उसके लिए कौन सी विशेषता नहीं है? हसमुख, आशावादी दृष्टिकोण, ये तो है। सामूहिक संतुलन भी है, उत्साही व विवेकी भी होता है। तो यहाँ पर कौन सी होती है आपकी? अस्थिर चिंता है, जो आपके स्वस्थ मनुष्य की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 38 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। एक 15 वर्ष का लड़का एक मशहूर नायक के पहनावे, आदतें और विशेषताओं का अनुकरण करता है। समायोजन का तरीका कहलाता है प्रक्षेपण नहीं, तदात्मीकरण। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 39 का। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। युक्तिकरण, ये तो कोई तरीका निकालना होता है, जैसे मैं फेल हो गया तो मास्टर की गलती है, मेरी कोई गलती नहीं है, तो आपका ये तो तरीका हो गया। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 39 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। शैक्षिक प्रबंधन के अंतर्गत नियंत्रण का तात्पर्य, जो आपका शैक्षणिक प्रबंधन आपका मैनेजमेंट का क्वेश्चन आ गया, उसमें आपके नियंत्रण है का तात्पर्य क्या? आपका विभिन्न व्यक्तियों एवं विभागों की गतिविधियों में तालमेल स्थापित करना नहीं, आदेश एवं निर्देश द्वारा मार्गदर्शन नहीं। तालमेल तो क्या होता है आपका? समन्वय में होता है। क्या होता है आपका? समन्वय में, ठीक है। संगठन के कार्य निष्पादन की निर्धारित मानदंड से तुलना करना। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 40 का। संगठन के कार्य निष्पादन की निर्धारित मानदंड की से तुलना करना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। एयर द्वारा बताए गए वैज्ञानिक परीक्षण के 4 आधारों में शामिल नहीं। जो आपके एयर थे उन्होंने वैज्ञानिक परीक्षण कितने आधार बताए थे? 4। तो कौन सा शामिल नहीं है? तो आपका नियोजन शामिल है, वस्तुनिष्ठता शामिल है, मूल्यांकन शामिल है, लेकिन नियंत्रण शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर चौथा कौन सा हो गया? लचीलापन। 4 आधार बताए थे ना, कौन कौन से हो गए? लचीलापन, नियोजन, मूल्यांकन और वस्तुनिष्ठता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हुआ है आपका। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। एच नेतृत्व शैली जो आदेश एवं नियंत्रण का दृष्टिकोण का अनुसरण करती है, आदेश एवं नियंत्रण के दृष्टिकोण का अनुसरण करती है, कौन सी आपकी? ट्रांजैक्शन नेतृत्व शैली, जेशनल नेतृत्व शैली, क्रॉस कल्चरल नेतृत्व शैली, ऑटोक्रेटिक नेतृत्व शैली, सेज फेयर नेतृत्व शैली। तो कौन सा जगह आपका 42 में? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा।
ऑटोक्रेटिक नेतृत्व शैली। ठीक है, जो आपका ऑटोक्रेटिक नेतृत्व शैली है वो किसने दी थी आपको, ये याद कर लो यहाँ पर, विक्टर रोम ने दी थी। किसने दी थी आपकी, विक्टर रोम। और इनके साथ और थे आपकी फिलिप येटोन कहते हैं। ठीक है, ये थे आपके दो व्यक्ति। और लेसर पेन नेतृत्व आपको पता है इस नेतृत्व शैली को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, इसको हस्तक्षेप शैली, हस्तक्षेपी नेतृत्व शैली। ठीक है, वही आपकी ट्रांजेक्शनल नेतृत्व शैली ये किसने दी थी आपकी, लिपहम द्वारा दी गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3 ऑटोक्रेटिक नेतृत्व शैली, विक्टर रोम द्वारा दी गई थी यह नेतृत्व शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। आरटीई अधिनियम 2009 के तहत धारा 16 किस धारा में परिवर्तन किया गया था आपके, धारा 16 में। वर्ष 2019 संशोधन में कौन सा प्रावधान किया गया, देखो इसमें कक्षा 5 व 8 के लिए शैक्षिक वर्ष में अंत में नियमित कक्षा परीक्षा होगी, बिल्कुल होगी। कक्षा 5-8 की परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर पुनः परीक्षा का अवसर मिलेगा, 2 महीने के बाद अवसर मिलेगा, बिल्कुल राइट है। पुनः परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर कक्षा 5 व 8 के छात्रों को रोक सकते हैं, बिल्कुल रोक सकते हैं, ये भी आपका राइट है। कक्षा 8 में पुनः परीक्षा में लगातार अनुत्तीर्ण होने पर विद्यालय से निष्कासित, देखो विद्यालय से निष्कासित बच्चे को कभी नहीं किया जा सकता, इस चीज़ को समझना, ये गलत हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ABC सत्य कथन। तो ABC ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें हम। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड BSER के औपचारिक रूप से कब अस्तित्व में आया था, 1 जनवरी 1961 को, 1 अगस्त 1957 को, 1 जनवरी 1956 को, 1 अगस्त 1973 को। कब आया था आपका, 1 अगस्त 1957 को। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 44 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। RSCERT में विषय में असत्य कथन है। जो RSCERT है मुख्यालय का आपका उदयपुर के अंदर। राजस्थान के मुख्यमंत्री इसके शासीय परिषद का देखो मुख्यमंत्री नहीं होता, कौन होता होगा, शिक्षा मंत्री। मदन दिलावर आपकी बार शिक्षा मंत्री होता है। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा पहला। तो असत्य पूछा तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो RSCERT के मुख्य रूप से 6 भागों में विभक्त किया गया, बिल्कुल 6। प्रारंभ में कितने थे आपकी, प्रारंभ में पूछा गया आपका, प्रारंभ में 9 थे, फिर कितने कर दिए आपके 6 कर दिए। इन 6 में से एक मुख्यालय, बाकी सभी की आपकी कहाँ पर है, उदयपुर में मुख्यालय। लेकिन एक आपका जो सूचना प्रसारण नाम का सूचना मुख्यालय, कौन सा आपका, सूचना वाला, उसका मुख्यालय कहाँ पर आपका, अजमेर में। ठीक है, बाकी सभी की कहाँ पर आपके, उदयपुर में। ये चीज़ें याद रखना। इसके देव वाक्य है आपका, उद्य बुद्धि द्वम समन्वय संख्याय, बिल्कुल राइट है आपका। ठीक है, सेवापूर्व शिक्षा प्रशिक्षण शिक्षा कार्यक्रम DLD पाठ्यक्रम एवं पठन सामग्री का निर्माण करता है, बिल्कुल करता है। तो असत्य कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1। शासी परिषद का अध्यक्ष होता है आपका शिक्षा मंत्री। 2 परिषद होती है, तो शासी परिषद, एक कौन सी होती है आपकी, कार्यकारी परिषद, कार्यकारी परिषद। और इसका सचिव कौन होता है, अध्यक्ष आपका संकुल शिक्षा सचिव होता है। कौन होता है आपका, संकुल शिक्षा सचिव, ये भी याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म नहीं है, देखो सही युग्म कौन सा नहीं है, ये हमें बताना था। पहला दे रखा है हमें SIQ स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार इनकी फुल फॉर्म पूछी जाती है। तो आपकी स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल राइट है। SIQ की शुरुआत हुई थी आपकी 2015-16 से, इतना 2015-16 से। ठीक है, डाइट दे रखा है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, फॉर नहीं आएगा, क्या आएगा आपका यहाँ पर, ऑफ आएगा, क्या आएगा आपका, ऑफ, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो आपका क्या बचा, युग्म सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही नहीं है। ISC इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन एजुकेशन, बिल्कुल राइट है। स्माइल सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट, बिल्कुल राइट है। इसकी कब आया था ये आपके राजस्थान में, कोरोना के बाद में आया था आपका 13 अप्रैल 2020 को। भैया आपके राजस्थान के अंदर IASC है, इसके मुख्यालय कितने आपके राजस्थान में, 2 मुख्यालय। कितने मुख्यालय, 2, एक तो आपका बीकानेर में और दूसरा अजमेर के अंदर है। ठीक है, दोनों याद कर लेना। नेक्स्ट देखो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट 47 देखते हैं। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इन एजुकेशन, पुस्तक के लेखक है एडवर्ड डेमिंग। ये तो क्या आपका जनक है, इसका क्या आपका जनक, TQM के जनक कौन है आपके, एडवर्ड डेमिंग। ठीक है, और आपके PD क्या आता है आपका, PDCA चक्कर किसने दिया था आपका, एडवर्ड डेमिंग ने दिया था। जोसेफ जुरान, इसने क्या दी थी आपकी, जुरान ट्रायोलॉजी दी थी इन्होंने, इसे त्रिभुजी बनाया था। ठीक है, आर्मंड बी फेजिनमेम, आर्मंड बी फेजिनमेम को किस नाम से जाना जाता है, अगरदूत के नाम से। TQM के अगरदूत किसने जाना जाता है, TQM के अगरदूत के नाम से। और गुणवत्ता के कितने देते हैं आपके, 400 पान देते हैं इन्होंने, गुणवत्ता के 400 पान। ठीक है, मैंने अच्छे से समझा था, मैंने अलग से भी
क्लास बनाई है आपकी, जो आपके शिक्षा मैनेजमेंट की जो 5-6 टॉपिक थे, जो आपके अलग से बुकलेट थी, उन पूरे टॉपिक में जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे 5 वीडियो 4 वीडियो ऐसे बनाए थे मैंने। तो इसका आंसर कौन सा बच गया आपका? एडवर्ड सेलिस। एडवर्ड सेलिस वाला बताया था, क्रम बताया था आपका डेट का, वो ऐसे ग्राफ वाला, ठीक है, ऐसे ग्राफ था, ठीक है। वो ग्राफ वाला मैंने जब करवाया था, जब पूरा डिटेल से समझाने की कोशिश की थी पूरे क्वेश्चन के माध्यम से, टॉपिक वाइज क्वेश्चन के माध्यम से। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिनकी पुस्तक आपका टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इन एजुकेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन समग्र शिक्षा अभियान की 7% का सदस्य नहीं है? तो अपना कुलपति राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय नई दिल्ली है, निर्देशक NCERT नई दिल्ली भी है, निर्देशक RSCERT उदयपुर का नहीं है, ये आपके 7% का सदस्य नहीं है। संयुक्त सचिव है स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग भारत सरकार है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो आपका RSCERT है ना, ये इसका उदयपुर, इसका आपका 80% का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। 49 क्या आपका? RTI अधिनियम 2009 में के मान व मानकों के अनुसार, जो RTI अधिनियम है उसके मान व मानकों के अनुसार कक्षा 6 से 8 तक के लिए देश से अधिक बालक होंगे वहाँ पूर्णकालिक प्रधानाध्यापक होगा 150, 200, 120 या 100। तो 100 अध्यापक होंगे तो वहाँ पर क्या होगा? पूर्णकालिक प्रधानाध्यापक होगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा 49 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, या भी करंट समझता है जो आपका जो महिला सशक्तिकरण टॉपिक है फर्स्ट ग्रेड का, तो वो याद कर लेना भाई, इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन आएगा आपका 100%। और उसकी PDF मैंने टेलीग्राम पर डाल दी है। PM विद्या लक्ष्मी योजना के संबंध में निम्न खत्म विचार। जो इस PM विद्या लक्ष्मी योजना है, ठीक है, इसकी घोषणा कब हुई थी आपकी? इसकी घोषणा होती है आपकी 6 नवंबर 2024 को। कब हुई थी आपकी? 6 नवंबर 2024 को। इस योजना के अंतर्गत घरेलू संस्थाओं में उच्च शिक्षा हेतु कोलेट्रल ऋण की उपलब्ध कराया जाएगा। कितना क्या कराया जाएगा आपका? कोलेट्रल ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। कितने तक? आपके 10 लाख तक, ठीक है, बिल्कुल राइट बात है ये। इस योजना के अंतर्गत 7.5 लाख रुपए तक के ऋण की 75% गारंटी भारत सरकार द्वारा दी गई। तो आपके 7.5 लाख रुपए तक के ऋण की गारंटी है, 75% की गारंटी कौन देगी? आपकी भारत सरकार देगी, बिल्कुल राइट। सत्य कथन का चयन करना था दोनों में, तो 1 और 2 दोनों सत्य। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं हम। गणित के नोबेल के नाम से प्रसिद्ध एबेल पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पूछा जा सकता है। मसाकी काशिवारा, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, को दिया गया। और किसके लिए दिया गया? ये जो आपका बी मॉडुलस सिद्धांत प्रतिपादित किया था, कौन सा आपका? बी मॉडुलस के सिद्धांत के विकास में, के सिद्धांत के विकास के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। 52 क्या आपका? ICC चैंपियन ट्रॉफी 2025 में भारत ने फाइनल मुकाबले में किस टीम को हराकर खिताब जीता? दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या इंग्लैंड? कौन थी आपकी? न्यूजीलैंड। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 52 में। तो कब आता है ये? आपका 9 मार्च 2025 को तो आता है, 9 मार्च 2025 दुबई के अंदर, ठीक है। ये याद कर लेना कौन रहा था आपका टेस्ट ऑफ सीरीज, कौन रहा था, मैन ऑफ द मैच किसने जीता था, ये सब चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें आती है जो आपको याद करनी चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। वर्ल्ड हेरिटेज डे 2025 के अवसर पर यूनेस्को ने भारत के किन 2 साहित्य ग्रंथों को अपनी मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में सम्मिलित किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाभाष्य और नीतिसार, गीता या पंचतंत्र, नाट्यशास्त्र व गीता, मुद्रा राक्षक व नाट्यशास्त्र। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, नाट्यशास्त्र और गीता। और इनके जो आपकी बुक है, ये आपकी ग्रंथ है, इन ग्रंथों के लेखकों और नाम याद कर लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम याद कर लेना, ठीक है, हर की, क्योंकि मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया तो इनके लेखक के नाम पूछे जाने की संभावना बढ़ जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54 देखो आप। राजस्थान में संचालित फ्लैगशिप कार्यक्रमों में के संबंध में निम्नलिखित में से असंगत युग्म का मैं चयन करना। तो चलो असंगत युग्म का चयन करते हैं। लाडो प्रोत्साहन योजना, देखो ये योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये योजना आपकी बार बार एग्जाम पूछी जा चुकी है अभी तक, जो पीछे एग्जाम हुए 3-4 महीने में। महिला अधिकारिता विभाग द्वारा, बिल्कुल राइट। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण पंचायती राज विभाग द्वारा, बिल्कुल राइट। PM विश्वकर्मा योजना स्वायत्त शासन विभाग से नहीं होती, किससे होती है? आपकी सूक्ष्म लघु मध्यम विभाग, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा। मंत्रालय भी आ सकता है, विभाग भी आ सकता है। तो कौन सा जगह पर असंगत? ऑप्शन नंबर 3 आपका असंगत हो जाएगा। कुसुम योजना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊर्जा विभाग, ये योजना आप याद कर लेना। कौन सी? लाडो प्रोत्साहन योजना, कुसुम योजना और 1-2 योजनाएं और है, उनको तो पक्का देख लेना एक बार। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका आंसर? 54 का 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। हाल ही में प्रक्षेपित उपग्रह NVS-02 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है।
यह भारत का एक नेविगेशन सैटेलाइट है जिसे GSLV F-15 द्वारा लॉन्च किया गया। इंपॉर्टेंट है ये आपका, बिल्कुल राइट है। इस उद्देश्य से भारत व इसके आसपास के 1500 किलोमीटर क्षेत्र से में दूरी सटीक स्थिति वेग सेवाएं प्रदान करेगा। बिल्कुल राइट है, क्योंकि अभी चर्चा का विषय ये था, अभी जो पाकिस्तान में हुआ इसे देखा गया था 1500। ठीक है, ये NAVIC सिस्टम के लिए दूसरी पीढ़ी के उपग्रह का हिस्सा है जिसे इसरो ने अपने 100वें मिशन के तौर पर लॉन्च किया था। ये क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम पीछे आपके एग्जाम ये 2-3 उससे पूछा गया है। कौन सा मिशन था आपका? 100वां मिशन। कौन सा था आपका? NVS-02। तो ऑप्शन सत्य है कौन सा? तो तीनों सत्य है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा 55 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। सातवें पोषण पखवाड़े, जो आपका सातवें पोषण पखवाड़े के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना था। इसका आयोजन 8 से 22 अप्रैल तक महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय द्वारा किया गया। बिल्कुल राइट। इसकी थीम थी शुद्ध जल और स्वच्छता से स्वस्थ बचपन रखा गया। थीम याद रख लेना, शुद्ध जल और स्वच्छता में स्वस्थ बचपन रखा गया। बिल्कुल राइट है। इस योजना में राजस्थान देश भर में शीर्ष स्थान पर है। बिल्कुल राइट है। कौन से कथन सत्य हैं? तो तीनों से कथन सत्य है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। पंचायत उन्नति सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। यह सूचकांक नीति आयोग ने जारी नहीं किया। किसने किया था? आपके पंचायत विभाग ने जारी किया था, पंचायत मंत्रालय ने। पंचायत विभाग ने जारी किया था ये। ठीक है, तो पहला तो गलत हो जाएगा। इस सूचकांक में राज्यवार आकलन में गुजरात देश में शीर्ष राज्य। बिल्कुल राइट। समग्र प्रदर्शन के आधार पर डूंगरपुर की पिंडवाड़ा ग्राम, इसको रट लेना भाई, ग्राम पंचायत। कौन सी? पिंडवाड़ा ग्राम पंचायत राजस्थान के शीर्ष स्थान पर ही। बिल्कुल राइट। तो कथन सत्य पूछा था, तो सत्य कथन आपका 2 और 3 है, क्योंकि पहला तो गलत हो जाएगा। नीति आयोग ने इसकी रिपोर्ट जारी नहीं किया, ये सूचकांक जारी नहीं किया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं हम। न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NPCLI द्वारा संचालित परमाणु ऊर्जा संयंत्र, तो ये आपका टॉपिक है परमाणु ऊर्जा संयंत्र। इसके बुकलेट हमने टेलीग्राम पर डाल दी। निम्नलिखित हुकुम पर विचार, क्योंकि एक क्वेश्चन बनेगा और 3-4 पेज पढ़ने हैं आपको, और वहाँ से एक क्वेश्चन आता है तो आपको पढ़ना जरूरी हो जाता है। राप्स 07 मार्च 2025 संचालित है। बिल्कुल राइट। राप्स कहाँ पर आपका? रावतबाटा। राप्स का मतलब कौन सा आपका? रावतबाटा। और रावतबाटा कहाँ पर आपका? चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है ना, राजस्थान में। ठीक है। ताप्स 04 सितंबर 2005 से संचालित है, और यह भारत का पहला है। ताप्स मतलब तारापुरा। कौन सा आपका? तारापुरा। और भारत का कौन सा? ये फर्स्ट है, फर्स्ट। ये भी संचालित। KGS 04 जनवरी 2011 से संचालित है। बिल्कुल राइट है। KG मतलब केका। कौन सा आपका? केका। केका कहाँ पर आपका? कर्नाटक। कर्नाटक में केका। तो ये आपका जनवरी 2011 संचालित है। राप्स यानी आपका राजस्थान वापस आ गया। 08 अप्रैल 2025 संचालित नहीं हुआ ये। जो आपका राप्स 08 है, ये हुआ था आपका, कब हुआ था आपका? 6 नवंबर 2024 को। 6 नवंबर 2024 से संचालित है। ठीक है, इस डेट को याद कर लेना, इंपॉर्टेंट। 8वीं इकाई हुई थी, वो स्टार्ट हुई थी आपकी 6 नवंबर 2024 को, राप्स यानी रावतबाटा के अंदर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? असंगत पूछा, विचार कीजिए। और संचालित, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्किल इंडिया प्रोग्राम SIP का घटक नहीं है? स्किल इंडिया प्रोग्राम SIP का घटक नहीं है। कौन सा नहीं है आपका? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना भी है। जन शिक्षण संस्थान योजना भी है। लेकिन PM इंटर्नशिप योजना का आपके स्किल इंडिया प्रोग्राम से कोई संबंध नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसका घटक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से किस समिति ने यह सिफारिश की कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा के विपक्षी नेता परामर्श की जानी चाहिए? इंद्रजीत नहीं, तारगुंडे समिति। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। शादी के लिए समिति 1964 में आपके राजस्थान में पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है, इससे संबंधित आपके पंचायती राज राजस्थान के अंदर, ये भी याद करना। दिनेश गोस्वामी भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप याद कर लेना। तो आपका आंसर हो जाएगा इसका, तो ऑप्शन नंबर 2 तारकुंडे समिति। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं हम। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 99, देखो अनुच्छेद 99 में क्या आपके संसदीय शपथ है के तहत शपथ लेने या प्रतिज्ञा लेने से करने से पहले या आरित न होते हुए या निर्हित किए जाने पर संसद के किसी भी सदन के सदस्य के रूप में बैठने और मतदान करने में शास्ति का प्रावधान है। तो अनुच्छेद 101 में है, 102 में, 103 में, 104 में। तो किसमें आपके 104 के अंदर है। ठीक है। 101 में क्या आपका? 101 में तो आपकी सदस्यों की वैधता है, सदस्यों की वैधता या उपस्थिति भी आ सकता है, सदस्यों की वैधता या उपस्थिति। 102 में क्या आपका? 102 में आपकी अयोग्यता है। कौन सी आपकी शर्तें?
सांसदों की अयोग्यता या शर्तें, शर्तें भी आ सकता है यहाँ पर, सांसदों की शर्तें। 103 में क्या आपका, 103 की बात करेंगे, 103 में आपकी अयोग्यता का निर्धारण कौन करता है, आपका चुनाव आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रपति करता है अयोग्यता का निर्धारण, ये आपका है 103 में उल्लेख। तो बच्चा कौन सा आपका, ऑप्शन नंबर 4 बचा, अनुच्छेद 104 में ये आपका उल्लेख है, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर जाएगा। इसके बाद में आपके 105 में आपकी सांसदों के विशेषाधिकार है, फिर 106 के अंदर आपके सांसदों के वेतन भत्ते का उल्लेख है, अनुच्छेद भी याद होनी चाहिए आपको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62 के आपका, मंदिर वास्तुकला के संदर्भ में निम्नलिखित खतरों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। करते हैं। समेतेश्वर मंदिर चित्तौड़गढ़ मरु गुजर शैली का महत्वपूर्ण मंदिर है, बिल्कुल राइट है। सूर्य मंदिर आपके झालरापाटन भूमि शैली का महत्वपूर्ण मंदिर है, बिल्कुल राइट है। सत्य आपके ए और बी दोनों सत्य, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। भूमि शैली की बात करें तो प्रथम मंदिर पूछा जाता है आपका पालिका सेवाड़ी मंदिर, पालिका सेवाड़ी मंदिर, बार बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया है, सेवाड़ी मंदिर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63 क्या आपका, चाहल पुजारियों के संबंध में किस लोक देवता के मंदिर है, जो आपके चाहल पुजारियों का संबंध है किस लोक देवता के मंदिर से, बाबू जी से नहीं है, रामदेव जी से नहीं है, मियाँ जी नहीं, गोगा जी से, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर है आपका मंदिर, नौहर, हनुमानगढ़, शेषमेड़ी, ददेरा, चूरू। जो टॉपिक वाइज टेस्ट होता है ये 500 पीर ही है आपकी, 4 पीर तो आपकी ये रही, एक ही पीर हो रहा आपके, 5 पीर बचा था, 4 तो आ गया, कौन सा बच गया आपके, हड़बूजी बच गई, कौन सी बच गई आपकी, हड़बूजी, ठीक है। बाबू जी की बात करें तो मारवाड़ में ऊँट लाने का शहरी किस हो जाता है आपका, मारवाड़ में ऊँट लाने का शहरी, मारवाड़ में ऊँट लाने का शहरी रेवाड़ जाति इनका कुल देवता मानती है, क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है। ऊँटों के देवता रेवाड़ी जाति इनको क्या बनती है, कुल देवता मान जाती है, ऊँटों के देवता बन जाता है। रामदेव जी के बारे में मुझे एकमात्र कवि, लोक देवता जो कवि भी है, इनके भक्त रीखिया कहलाते हैं, नेजा इनकी बहुत ही रीखिया दौजा, ठीक है, रात्रि जागरण में होता है। सभी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं आपके। गोगा जी की बात करें तो नौर हनुमानगढ़ में, और भाद्रपद कृष्ण नवमी में कोई मेला पड़ता है। शेष मेढ़ी पूछे जाते हैं तो यहाँ पर आपका ददेरवा चूरू के अंदर है, तो काफ़ी बार आपके एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64 की बात करें हम, राजस्थान में भक्ति आंदोलन के संबंध में सत्य कथन नहीं है, जो आपका भक्ति आंदोलन है उसके संबंध में सत्य कथन नहीं है, ये पूछा था हमें। राजस्थान में भक्ति आंदोलन का सूत्रपात संत धन्ना किया था, बिल्कुल राइट है। संत धन्ना ने आपके राजस्थान में जो भक्ति आंदोलन थे किसने किया था, आपके संत धन्ना ने किया था, ये पूछा जाता है। धोनकाम टोंक्स में इनका जन्म हुआ था, ये पूछा जाता है। इसके साथ ये पूछा जाता है कि राजस्थान छोड़ के वाराणसी गए थे, कौन गए थे आपके, धन्ना। बनारस गए थे, कौन गए थे आपके, धन्ना। संत रामचरण जी निर्गुण भक्ति के स्थान पर सगुण भक्ति का सिद्धांत तो नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। सगुण भक्ति नहीं है आपके, निर्गुण भक्ति की सिद्धांत कौन से संप्रदाय आपका, राम स्नेह संप्रदाय, और बार बार पूछा जाता है आपका राम स्नेह संप्रदाय से ये क्वेश्चन। राम स्नेह संप्रदाय इंपॉर्टेंट है, 4 शाखाएं थी ये, मैंने अच्छे से समझाया था ये 4 शाखा, और कितनी बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन ये भी आपको बता चुका है जब आपकी टॉपिक वाइज टेस्ट हुए थे। राम स्नेह आपका टॉपिक था आपका ये इसमें, और ये आपके जो रामचरण जी थे वो कौन सी शाखा थे, समझते थे आपके शाहपुरा भीलवाड़ा समझते थे। और यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है आपका फूलडोल उत्सव, फूलडोल उत्सव, और इनकी रचना पूछी जाती है अनबे वाणी, ये बार बार आपके एग्जाम पूछे जा चुकी है। अगर दास जी ने आपके राम भक्ति सगुण परंपरा का प्रसार किया, बिल्कुल किया। अगर दास जी यानी आपके रसिक संप्रदाय की बात करें, आपका कौन सा संप्रदाय आपकी, रसिक संप्रदाय, और रसिक संप्रदाय की पीठ कहाँ पर आपकी, रेवासा, और रेवासा कहाँ पर आपका, सीकर, रेवासा कहाँ पर आपका, सीकर। संत दादू ने निर्गुण भक्ति करते हुए व्यक्तिगत मुक्ति मार्ग का प्रशस्त किया, बिल्कुल राइट है। दादू आपको इंपॉर्टेंट है आपके लिए। राजस्थान की कबीर कहा जाता है, कौन कहा जाता है, राजस्थान की कबीर। हरियाणा में पीठ आपकी बैराना की पहाड़ी जयपुर के अंदर, तो आपका आंसर हो गया आपका असंगत, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65 के आपका, निम्नलिखित खतरों पर विचार करना है। अनुच्छेद 143 एक के तहत, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी बार राष्ट्रपति ने फिर से आपका अनुच्छेद 143 का उपयोग किया है, ठीक है, तो पूछने की संभावना बढ़ जाती है। अनुच्छेद 143 एक के अनुसार यदि राष्ट्रपति ऐसा प्रतीत होता है कि विधि तथा तथ्य कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ जो व्यापक महत्व का हो, उस पर उच्चतम न्यायालय की राय प्राप्त करना समीचीन है, तो राष्ट्रपति उस प्रश्न पर विचार हेतु न्यायालय को निर्देशित कर सकेगा, और न्यायालय राष्ट्रपति की उस अपनी राय का प्रतिवेदन कर सकता है, बिल्कुल राइट है। अनुच्छेद 143(2) में है, परंतु तो राष्ट्रपति ऐसी राय मानने के लिए बाध्य नहीं है, तो वो बाध्य नहीं है, राष्ट्रपति बाध्य है, इसमें क्या दे रखा है, बाध्य है, लेकिन बाध्य नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। सत्य कथन है तो केवल एक ही सत्य है, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66, राजा राममोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना कब की थी। जो राजा राममोहन राय थे आपके, आत्मीय सभा की स्थापना की थी आपकी 1815 ईस्वी में, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही बात करें हम 1829 में आपका बात करें तो सत्य प्रथा के ऊपर रोक लगवाई थी इन्होंने, सत्य प्रथा
बार बार एग्जाम पूछा जाता है किसके साथ मिलकर, बेटिंग के साथ मिलकर। ठीक है, वही बात करें हम इसमें 1829 के आगे 1825 की बात करें हम। 1825 में इन्होंने किसकी स्थापना की थी, वेदांत कॉलेज की। किसकी स्थापना की थी, कलकत्ता में वेदांत कॉलेज। ये क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। ठीक है, और 1800 आपके 17 में की थी आपकी हिंदू कॉलेज। और इनकी समाधि कहाँ पर आपकी, ब्रिस्टल इंग्लैंड। ये पूछी जा चुकी है, जिसमें हरिकेली नाटक लिखा हुआ है, ब्रिस्टल इंग्लैंड। और जिस पर आपके जो विक्रमादित्य चतुर्थ थे, हरिकेली नाटक लिखा था आपके अजमेर की जो आपकी एडाइदिन का झोपड़ा है, जिसको तोड़कर इल्तुतमिश ने। जो कितने क्वेश्चन आपके कनेक्ट हो जाते हैं जब आप पढ़ते हो ना, अच्छे से एक दूसरे कनेक्ट करते पढ़ते हो, तो क्वेश्चन आपके ऑटोमेटिक दिमाग में आ जाते हैं, तो गलत होने की संभावना नहीं होती। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं हम। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। 67 देखो क्या आपका, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान सबसे पहले महिला आरक्षण विधेयक प्रस्तुत किया गया। महिला आरक्षण सबसे पहले आया था आपका इंदिरा कुमार गुजराल नहीं, मनमोहन सिंह नहीं, एस.टी. देवेगौड़ा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और महिला आरक्षण इंपॉर्टेंट है, अभी आपका कौन सा हुआ था, 106वां संविधान संशोधन हुआ ना, 106वां महिला के ऊपर ही हुआ है 106वां संविधान संशोधन, याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है 106वां भी। 2023 के अंदर हुआ था शायद, 2023 में हुआ, 2023 में हुआ था, याद कर लेना। वही आपके इंदिरा कुमार गुजराल सिद्धांत से संबंधित है। मनमोहन सिंह आपके राज्यसभा से सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री रहे, पीएम। और अभी इनका देहांत हो चुका, तो इम्पोर्टेंट बन चुके हैं। पी.वी. नरसिम्हा राव आपके पंचायती राज 73वां और 76वां संविधान संशोधन। तो कनेक्ट करोगे तो याद होता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। यहाँ पे इंग्लिश क्वेश्चन आगे, सो ही सेट डाउन एंड ब्री हेड डिस्प्ले एज द योगा टीचर डेज हिम ईयर अगो। तो 68 का आंसर हो जाएगा आपका हेड टॉथ। ऑप्शन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 आपका, आई डोंट नो द वे डू यू ही सेंट। आई डोंट नो द वे डू यू ही सेंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 69 का, ऑप्शन नंबर 2, ही सेंट दैट ही डिड नॉट नाउ ही सेंट दैट ही डिड नॉट नाउ द वे एंड आस्क मी इफ आई डिड। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 69 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 70। बेनेवोलेंट का सिनोनिम क्या होता है आपका, क्रूएल होता है, विकेंट होता है, जीनियस होता है, या इनोसेंट होता है। तो 70 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3 जीनियस होता है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा 70 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर ट्रांसलेशन ऑफ द टेक्निकल टर्म अनुपूरक। अनुपूरक का हमें चूज करना है आपका, अल्टरनेटिव चुनना है आपका। प्लॉटर होता है, सप्लीमेंट होता है, बैक प्लेन होता है, या प्रासिटिनोयर होता है। तो इधर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सप्लीमेंट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 72। ऋग्वेद का सही संधि विच्छेद है, जो आपका ऋग्वेद है उसका सही संधि विच्छेद है ऋक धन वेद हो जाता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73। अपव्यय का विलोम है, अपव्यय का मितव्यय होता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74। इनमें से अशुद्ध है वो सीधा साधा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अशुद्ध शुद्ध है सीधा साधा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 74 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75। रिकॉर्ड का सही परिभाषित नहीं है, जो आपका रिकॉर्ड है, जो अभिलेख भी होता है आपका, ठीक है, कीर्तिमान भी होता है, रिकॉर्ड दर्ज करना भी होता है, लेकिन सूचित करना नहीं होता रिकॉर्ड। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपके एग्जाम से पहले एग्जाम यानी फाइनल टेस्ट एक पहला हो चुका है कंप्लीट, ठीक है। अच्छे समझाने की कोशिश की थी, और बाकी उन चीज़ों को बताया कि मैंने माइनर टेस्ट में क्या बता दिया था, पहले कितना बता दिया, हर चीज़ आपको समझाई। कोई ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं था, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, क्योंकि हमने यदि अच्छे से पहले की पेपर एनालिसिस किया तो उन्हीं से एक दूसरे से कनेक्टेड क्वेश्चन थे। और आपकी आरपीएससी भी ऐसे करती है, जब आप 2011 का देखो, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 का देख लो पेपर, संस्कृत विभाग वाला भी हुआ है, वो उठा के देख लो, अच्छी क्वेश्चनों से कनेक्टेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन्हीं टॉपिकों से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये पैटर्न होता है, उस पैटर्न को फॉलो करते हैं वो लोग, क्योंकि इस पैटर्न में फॉलो करने का उनका एक तरीका होता है। उसमें क्या पूछा जाता है, पिछले ऑप्शन से क्या पूछा जाता है, क्या कनेक्ट किया है, ये किया जाता है। आजकल मेहनत वैसे भी बहुत कम करते हैं, आपको बताएं। तो यहाँ पर क्या जगह आपका 75, ये आपका क्वेश्चन तो हो गया आपका सूचित करना। तो फाइनल टेस्ट का एनालिसिस कैसा लगा आप जरूर बताना। इसके बाद हम फाइनल टेस्ट 2 करेंगे अगले संडे को, 1 जून को, ठीक है। तो कैसा लग रहा है आपको ये जरूर बताना, कमेंट में बताना, और वीडियो को शेयर जरूर करना। और जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर करना। और बाकी देखता हूँ मैं अभी अलग अलग कोचिंगों के जितने फाइनल टेस्ट होते हैं वो सभी मैं आपको करवा देता हूँ।
बड़ी बड़ी कोचिंग होगी जो फाइनल टेस्ट करवाते हैं वो करवाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि सभी पेपर करवाने की कोशिश होने की, ताकि आप जितने ज़्यादा रिविजन कर पाएंगे, मॉक टेस्ट दे पाएंगे, मॉडल्स कर पाएंगे, तो उतनी ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिट होता है एग्जाम के अंदर। क्योंकि रिवीजन होता है, फाइनल टेस्ट हम देते हैं तब हमारा रिवीजन फास्ट होता है, क्योंकि प्रत्येक टॉपिक हमारा जुड़ा होता है पहले के टॉपिकों से। तो पर कितना अपने याद है, कौन सा टॉपिक कमजोर है, इन फाइनल टेस्टों से पता चलता है। टॉपिक वाइज टेस्टों से इतना नहीं पता चलता, लेकिन फाइनल टेस्टों से क्या होता है, पता चल जाता है कि ये टॉपिक हमें बहुत कम याद है या बहुत ज़्यादा याद है, तो तुरंत से हो जाएगा, बहुत कम याद है या सोचने पर आंसर आ रहा है, बहुत ज़्यादा सोचने पर आंसर आ रहा है, तो उसी टॉपिकों का पता फाइनल टेस्ट से चलता है। तो जितने फाइनल टेस्ट दे सको एग्जाम से पहले वो जरूर देना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर कर लेना। थैंक यू दोस्तों, इसके साथ अपनी क्लास समाप्त करते हैं। धन्यवाद।